टेस्ट ऑफ इकोनॉमी, करंट अफेयर्स एंड बजट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एंड ऑल्सो लाइक सम सूत्रास फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. वी हैव 4 months रिमेनिंग फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. और इसमें हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी है अपनी, उस पर थोड़ी सी बात होगी. तो सभी लोगों का स्वागत है. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज द स्ट्रैटेजी सेशन, पेपर डिस्कशन एंड स्ट्रैटेजी सेशन. Also one more thing, we have Nitin sir also with us in the studio, so he will also share you the strategy and हमारा जो आने वाला शेड्यूल रहेगा, कैसे उन्होंने पूरा एक होलिस्टिक प्लान बनाया है इसका. We have a team of mentors and teachers with us who have made given their inputs and we have made a very good plan for you. कैसे उसमें आगे बढ़ेंगे अपन, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे अभी. So let's start. We have the paper discussion and strategy session, prelims part test 4. और सुपरटेंडेंट बैच के बच्चे उनको पता होगा, जो फाउंडेशन बैच के बच्चे हैं उनको शायद इसकी नॉलेज नहीं है. वी हैड मेनी टेस्ट, प्रीलिम्स एंड मेंस विद द सुपरटेंडेंट बैच. स्टार्ट करते हैं. सो माय क्रेडेंशियल्स, आई हैव पीपल इन द फाउंडेशन बैच माइट नॉट बी अवेयर. 6 times I have cracked the prelims examination. I am alumni of IIT Roorkee. So CSAT में भी कुछ मैं स्पेशल सेशंस लूँगा आपके. Some tricks and tips for the CSAT examination. And also various strategy sessions. जो भी लर्निंग रही है उसको आपसे शेयर करेंगे. लाइक एक लास्ट सेशन में मैंने एक बात कही थी कि 15 डेज के इंटरवल में ही 15 डेज के इंटरवल में इट वाज माय 4th and 5th अटेम्प्ट. केवल 15 दिन की पढ़ाई में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्रैक हो गया था. जो भी बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी आपका एक राइट टाइम है तैयारी करने का. इसमें अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो यकीन मानिए ये सफिशिएंट टाइम है. आप लोग की ऑलरेडी फाउंडेशन क्लासेस हो गई हैं, कई सारे आपने टेस्ट दे रखे हैं. अब कुछ बेसिक चीज़ों की आवश्यकता है, राइट स्ट्रैटेजी की आवश्यकता है. ठीक है, वो स्ट्रैटेजी जो लोग एग्जाम प्रोसेस से गुजरे हैं, कुछ टीचर्स होंगे जो 15-20 साल पहले गुजरे होंगे, कुछ हमारे मेंटर्स जो आपको एलोकेट अभी चल रहा है एलोकेशन, मेनी ऑफ यू मस्ट हैव गॉट मेनी मेंटर्स, तो वो अभी जस्ट प्रोग्राम इस प्रोसेस से गुजरे हैं और उन्होंने क्रैक किया एग्जामिनेशन, इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचे हैं. तो ऐसे मेंटर्स आपको गाइड कर रहे हैं. वो जो एडवाइसेज हैं बहुत ही हैंडी एडवाइसेज हैं, प्रैक्टिकल एडवाइसेज हैं, वो आपको एग्जाम क्रैक कराएंगे. आपका फाउंडेशन ऑलरेडी बन चुका है. नाउ इज द राइट टाइम टू हैव द राइट स्ट्रैटेजी एंड क्रैक द एग्जामिनेशन. इफ यू वांट, you can revise the whole syllabus maybe 3 times. If someone is have a good strategy, they can revise it 4 times, the whole syllabus. 4 महीने में आप you can maybe 30 to 40 टेस्ट आप दे सकते हैं, including the sectional test and the full test. और 4 महीने में आप even if you have not read anything, for example history की NCERTs बहुत बल्कि NCERTs होती हैं. क्लास 11-12 की NCERT आप देखेंगे, बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, किसी ने अगर छुई भी नहीं है तो भी आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं. One of my teachers I remember, Shabbir sir was there. He was a good teacher of geography. So he was an inspirational figure. उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई हमें कि यार सतीश चंद्रा फॉर एग्जाम्पल NCERT या बिपिन चंद्रा ही ले लीजिए. बिपिन चंद्रा NCERT हिस्ट्री क्लास 12 की है. Whatever source you are reading, I'm just giving you an example. He just told कि यार किताब लेके बैठो, सारी चीज़ें छोड़ दो, सारा डिस्ट्रैक्शन छोड़ दीजिए आप. डो नॉट वरी क्या क्लास चल रही है, कौन क्या बता रहा है. सिंपल सा किताब उठाइए, चैप्टर वाइज आप एक चैप्टर खत्म किया, उसके कुछ नोट्स बना लिए आपने. सेकंड चैप्टर खत्म किया, उसकी कुछ खुद की नोट्स बना ली. एंड विद इन 2 or 3 days पूरी किताब आप खत्म कर सकते हैं. डोंट टेक दिस बुक एज अ रेफरेंस. आई एम जस्ट टेलिंग यू, यू कैन टेक एनी बुक. ठीक है, हिस्ट्री कोई भी किताब ले सकते हैं, पूरी किताब आप खत्म कर सकते हैं 2 से 3 दिन के अंदर. आप पूरा फोकस हो जाते हैं तो ठीक है, पूरा 12-12 घंटे की सिटिंग में आप पढ़ के और 2-3 दिन में पूरी किताब खत्म कर देंगे. किसी ने कुछ नहीं भी किया हिस्ट्री में, सो यू कैन एनी ऑफ द सब्जेक्ट, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, विद इन फ्यू डेज यू कैन गेन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, कवर द होल सिलेबस ऑफ दैट सब्जेक्ट. तो कहने का मतलब है कि अभी आप निराश मत होइए. किसी का कोई सब्जेक्ट कमजोर है, डू नॉट पैनिक, इट इज़ अ राइट टाइम. बहुत कुछ हो सकता है अभी. तो अपन 4 महीने में स्ट्रैटेजी अच्छी बनाएंगे और इन सारे क्लासेस में अपन और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे. ओके, सो मूविंग अहेड. Prelims के सूत्र. So only one sutra I want to give you today. This is a figure, cartoon figure. Can anyone tell us कौन है ये? Chat box please. कुछ लोगों ने कार्टून वगैरह देखे होंगे, some web series and all. Goku, right? Pokemon. So Vandana is writing Pokemon. It is not Pokemon. It is Goku. Dragon Ball Z सब like कोई भी if you have some free time, just try to see some episodes of this. It is Dragon Ball Z. पहले काफ़ी फेमस था ये. सो इट इज गोकू, ही इज़ द मेन लीड कैरेक्टर हेयर. एंड यहाँ पे जस्ट आई वांट टू टेल यू कि गोकू हैड टू फाइट विद द विलन और द एनिमी. हिज नेम वाज विजिटा.
Vegeta was the enemy. So Goku had to go to the next level. नेक्स्ट लेवल पे जाके उसको सारा प्रैक्टिस करना था, अपनी स्किल्स को बढ़ाना था, अपनी एनर्जी को बढ़ाना था. सो व्हाट ही डिड वाज ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग. सो दिस इज द चैम्बर ऑफ लाइक वेयर ही वाज प्रैक्टिसिंग. एंड बेसिकली यहाँ पे इस चैम्बर में द ग्रेविटी वाज मल्टीपल टाइम्स ऑफ दैट ऑफ अर्थ. जैसे अर्थ की ग्रेविटी अगर E है, सो इट वाज 10 टाइम्स ऑफ V. सो आर्टिफिशियली गोकू क्रिएटेड सम कंडीशंस जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा तपस्या, जैसे होता है ना तपस्या, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और वो 10x ग्रेविटी पे उसने प्रैक्टिस किया और फिर ही वेंट टू फाइट द विलन. एंड दिस वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन. सो दिस वाज द गोकू आफ्टर दैट प्रैक्टिस. ठीक है. सो यू हैव टू एक्चुअली ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इन दिस होल प्रिपरेशन. इट इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ. ट्रांसफॉर्मेशन होता है धीरे धीरे. एक आप थ्रेशोल्ड क्रॉस करेंगे नॉलेज का, हार्डवर्क का, जो भी टीचर्स आपको सूत्रास बता रहे हैं उसको अप्लाई करने का, तो अपने आप ही वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा. इट इज़ अ वेरी स्मूथ एंड वेरी फुलफिलिंग थिंग. तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा अगर आप मेहनत कर रहे हैं. जैसे 6 घंटे की मिनिमम स्टडीज आपको करनी है डेली. मेक इट अ हैबिट, 6 आवर्स डेली स्टडी. सेकेंडली, अभी प्रीलिम्स लाइक इट इज़ कमिंग वेरी नियर, तो एवरी वीक एटलीस्ट 1 or 2 पेपर्स यू हैव टू सॉल्व. ठीक है. चाहे अगर CSAT आपका कमजोर है, CSAT का आपको 1-2 पेपर लगाना है. ठीक है. एंड you have to revise, keep on revising. There is a concept of continuous cyclic revision. कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 आपने पूरा पढ़ लिया, फिर आप चैप्टर 2 पे आए, तो चैप्टर 2 पे जब आएंगे तो चैप्टर 1 के नोट्स दोबारा से रिवाइज करिए. सिमिलरली आप क्लासेस होती हैं, फॉर एग्जांपल संदीप महाजन सर सिंह जौहर की क्लासेस फाउंडेशन बैच में, क्लास 2 जब हो तो क्लास 1 आप रिवाइज करके आइए, क्लास 5th जब हो तो क्लास 1 से क्लास 4 तक पूरा रिवाइज करके आइए. तो ऐसे आपको कंटिन्यूस साइक्लिक रिविजन करना है. वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में अपने आप इनबिल्ड हो जाएगी, वो कॉन्सेप्ट्स आपकी मेमोरी में इनबिल्ड हो जाएंगे. एंड ट्राई टू हैव एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. जो भी आप पढ़ते हैं, जो आप PYQs या फिर आप कुछ मॉडल पेपर्स वगैरह लेके मार्केट से ले सकते हैं, संभव में कर सकते हैं. सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. एप्लीकेशन जब आप कर देते हैं तो वो एकदम मेमोरी में आपके इंटीग्रेट हो जाता है. ओके. सो वी होप you will be following these things and you will ensure कि ये जो 4 महीने का टाइम है इसमें आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए. ओके. तो ये जर्नी है, एंजॉय द जर्नी. सो मूविंग अहेड, हमारे 3 पार्ट्स हैं. बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है एंड इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस है. सो रिसेंटली सुनील झा सर वाज विद अस. ही इज़ अ वेरी रेप्यूटेड फैकल्टी, सीनियर फैकल्टी. उन्होंने बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें डिस्कस की थी. देन वी हैड मधुसूदन शर्मा सर इन इंग्लिश मीडियम. उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बजट के बारे में डिस्कशन किया. हिंदी मीडियम में वी हैड अ वेरी वेटरन टीचर आशीर्वाद सर. आई हैव पर्सनली सीन हिज नोट्स. मतलब उनके हिंदी नोट्स देख के आई गॉट अ वेरी गुड फीलिंग. यार इतना अच्छा एजुकेशन आप लोग को मिल रहा है. मतलब ऐसे टीचर हम लोग को मिल जाते उस टाइम पे तो कितनी बड़ी बात थी. ठीक है. आपको अभी से इतने अच्छे टीचर मिल रहे हैं. जस्ट ट्राई टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दैट. आप लोग के नोट्स बड़े होलिस्टिक थे. मैंने देखे थे सारे, अपने पर्सनली किसी स्टूडेंट ने शेयर किए थे. सो आई हैव सीन ऑल द नोट्स. इट वाज वेरी होलिस्टिक. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, we'll have English questions and Hindi also. हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आप लेफ्ट आउट फील मत करिएगा. कोई क्वेश्चंस में डाउट होगा तो प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स. वी विल डिस्कस इन द हिंदी मीडियम ऑल्सो. द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द बजट. ठीक है. सम क्वेश्चन अबाउट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस. ठीक है. रिटर्न फाइलर्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स. सो बेसिकली ये डायरेक्ट टैक्स के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है. एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. तो दिस डेलिबरेटली आई हैव हाइलाइटेड इन रेड कलर. हिंदी मीडियम में देखिए गलत लिखा हुआ है. ठीक है. अब आप हमेशा याद रखिएगा UPSC एग्जाम में आपके 5 से 10 सिली मिस्टेक्स होंगे और वो जो 5 से 10 सिली मिस्टेक करेंगे उसी से आप लिस्ट से बाहर हो जाएंगे. जैसे आप देखिए तो जब ऐसा मार्क्स और परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पे ग्राफ बनाया जाता है, सो इट कम्स एज अ बेल कर्व. ठीक है. मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं ना, ये 5 से 10 मार्क्स की रेंज में होते हैं. ओनली 5 to 10 मार्क्स का डिफरेंस और आप लिस्ट से बाहर हो जाते हैं या आप अंदर चले जाते हैं. तो ये सिली मिस्टेक्स होती हैं. ये सब जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो ये सिली मिस्टेक्स होती हैं. तो ये अपन को नहीं करना है किसी भी हालत में. इस बार अपना टारगेट है अब की बार 200 पार. कोई इलेक्शन की बात नहीं हो रही है. 200 पार अपन को करना है संभव से. अपने फाउंडेशन बैच के बच्चे बहुत सारे हैं और अपने सुपर 200 में वी हैव सीन वेरी गुड रिजल्ट्स. आई वाज वेरी हैप्पी. कुछ बच्चों से मेरी बात हुई. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो है ही उनकी एंड दे आर फार अहेड ऑफ अदर UPSC एस्पिरेंट्स. जो आप लोग ओल्ड राजन नगर में हैं, बहुत सारे मैं एस्पिरेंट्स को जानता हूँ जो महंगी में कोचिंग कर रहे हैं, उनसे बहुत आगे हैं वो लोग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के मामले में.
अपना टारगेट है 200 पार करना है भैया, वो आप लोग का है, हमारी इज्जत आपके हाथ में है। मेहनत से पढ़ाई करिए, वी आर गिविंग ऑल द रिसोर्सेज, इस बार विल डू इट। ओके, सो गलत की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछता है तो हमें ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी इसमें। सो दिस ट्रेबल मतलब 3 times, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 3 times हो गए लास्ट 10 years में, सो दिस इज आई थिंक करेक्ट। नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स 5 times हो गए, रिटर्न मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स जो होते हैं, इनकम टैक्स ITR फाइलिंग, so this data is I think incorrect, I think it was 2.4 times, and corporate tax rate has been decreased from 30% to 22%. so corporate tax is a direct tax paid by the companies, जो companies pay करती हैं, ठीक है, and 15% tax has been on the new manufacturing companies, so this is correct I think। तो आप देखिए, this correct, first statement correct, second statement incorrect, it is 2.4 times, and this statement is also correct। तो ये बजट अनाउंसमेंट हुआ था, यू कैन रीड फ्रॉम देयर, करेक्ट आंसर इज बी। कोई डाउट होगा प्लीज चैट बॉक्स में डालिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? देयर आर 3 स्कीम्स, 3 स्कीम दी गई है, पीएम स्वनिधि दिया है, पीएम जनमन दिया है, पीएम विश्वकर्मा दिया हुआ है, और उसको हमें मैच कराना है। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। स्वनिधि स्कीम के बारे में बहुत पहले से बात हो रही है, लाइक लास्ट 3 years से हम लोग सुन रहे हैं इसके बारे में। स्टेट्स लाइक यूपी हैव अचीव्ड अ रिकॉर्ड इन दैट माइलस्टोन, सबसे ज्यादा जो अपने स्वनिधि योजना से लाभान्वित हुए हैं वो यूपी में है। जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके लिए स्कीम है, बहुत यूनिक स्कीम है। विदाउट एनी कोलेटरल यू कैन एक्सेस द लोन्स, और लोन से आप बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स की बात हो रही है, तो सिंपल सा एक ये गलत दे रखा है, तो ये आंसर इससे मैच हो जाएगा। कुछ अपना टिप्स एंड ट्रिक्स यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये भी है, देखिए आप ये इससे मैच करा दिए। पीएम जनमन के बारे में आपको पता भी नहीं है, उसके बाद भी आप इसको सही कर सकते हैं, मतलब ये इससे मैच हो गया तो ये ऑलरेडी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। जनमन स्कीम जो है बेसिकली पीवीटीजीज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, स्पेशल कैटेगरी ऑफ ट्राइबल्स होते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा पिछड़े होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ये जो टर्म्स हैं। जस्ट ऑल्सो वाइल प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कीप ऑन इम्प्रूविंग योर वोकैबुलरी। एग्जाम वोकैबुलरी होती है जिसके माध्यम से आपको नंबर मिलते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, तो ये पीवीटीजीज होते हैं, पीवीटीजीज। तो दोनों ये स्टेटमेंट गलत हो गए। तीसरा स्टेटमेंट पीएम विश्वकर्मा योजना, ठीक है, तो ये बेसिकली जो क्राफ्ट्समैन है हमारे उनके लिए है। इसमें एक डेटा दिया है 18 ट्रेडों, 18 ट्रेड्स आर देयर। तो जनरली यूपीएससी इतने छोटे से चीज में मतलब डजंट चेंज द डेटा, तो ये सही हो जाता है। तो वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, लास्ट स्टेटमेंट, ठीक है, आंसर विल बी ए। तो कोई चीज़ आपको नहीं भी आती है, ट्राई टू अप्लाई योर माइंड। एक चीज़ और मैं कहूँगा, जैसे आपने अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, इफ 2 ऑप्शन इवन 1 ऑप्शन एलिमिनेट आपने कर दिया, देन ऑल्सो मेक द इंटेलिजेंट गेस। इन लास्ट क्लासेस ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू कि भाई 80 क्वेश्चन के आसपास आप करके आएंगे तब आप रेस में हैं। अगर आप पहले से 60 क्वेश्चन करके आएंगे तो आप पहले ही बाहर हो गए। कहीं ना कहीं आपको रिस्क लेना है। कोई भी टॉपर भी होता है ना, उसको भी सारे क्वेश्चन नहीं पता होते हैं, इवन 80 क्वेश्चन भी नहीं पता होते हैं। मोस्ट ऑफ द टॉपर्स नो ओनली 40-50 क्वेश्चंस। आपको अगर एग्जाम निकालना है, आगे बढ़ के आप रिस्क लीजिए। 2 एलिमिनेट कर दिया तो 100% रिस्क लीजिए, 1 एलिमिनेट कर दिया तो भी ट्राई करिए उसमें रिस्क लेने का। एटलीस्ट वी कैन टारगेट 75 क्वेश्चंस प्लस, एडवाइजेबल 80 और मे बी 90 क्वेश्चन तक आप खींचिए। 50 से ज़्यादा नंबर आएंगे तो श्योर शॉट आपका निकलेगा, 50% से ज़्यादा नंबर आएंगे श्योर शॉट निकल जाएगा प्रीलिम्स। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, रिसेंटली अभी बात हुई थी इसके ऊपर। अब इसमें छोटा सा डेटा चेंज हो गया है। इट हैज़ द टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर। जैसे अभी हम लोग के 2 तरह के प्लांट्स होते हैं, सोलर प्लांट्स। एक होता है हमारा जो लार्ज स्केल पे सोलर फार्म्स होते हैं, ठीक है, जैसे बादला, क्वेश्चन भी आ चुका है इसके ऊपर, बादला सोलर पार्क, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये सोलर पार्क हो गए बड़े वाले, और एक होता है रूफटॉप, ठीक है। तो इसमें अपना टारगेट था 40 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम रूफटॉप सोलर, और इसमें बहुत ही मिनिस्क्यूल अचीवमेंट रहा है अपना, 1 या 2 गीगावाट्स तक ही अपना अचीवमेंट रहा है। दैट्स वाई गवर्नमेंट हैज टेकन अ डिस्प्रोपोर्शनेट मेजर। एक न्यू स्कीम लॉन्च हुई है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ओके। एंड हियर टारगेट इज नॉट 2 crores बट 1 crore ऑफ हाउस होल्ड्स, ओके। And it aims to provide electricity to only middle income individuals to rooftop solar installations. अब एक और कैच है यहाँ पे, देखिए यूपीएससी में जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं,
जनरली वो गलत होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है ओनली मिडिल इनकम, तो ओनली मिडिल इनकम नहीं होगा, यहाँ पे लो इनकम भी होगा। तो वैसे भी अगर नहीं भी पता है ना तो भी इसको आप गलत कर सकते हैं क्वेश्चन, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज वेरी जनरल इन नेचर, इसने ना केवल गरीबों और मध्यम वर्ग का बिजली बिल कम होगा बल्कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। तो ये जेनरिक स्टेटमेंट है, जेनरिक स्टेटमेंट भी सही होते हैं, जो सुनने में अच्छा लग रहा है वो जनरली सही होता है, ठीक है। तो ये सही हो गया, ये गलत हो गया, मतलब इंटेलिजेंट गेस से ही आपने इसको एलिमिनेट कर दिया। 2 करोड़ डेटा पता होना चाहिए, इसकी जगह 1 करोड़ होगा, ठीक है। और फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो वेरी जेनरिक इन नेचर, द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टेड दैट मैसिव नेशनल कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन एक होना चाहिए मैसिव लेवल पे, ऐसा पीएम ने बोला था। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सिंपल आंसर विल बी बी, ठीक है। अब इसमें एक चीज यह देखिए, इसमें आप 2 गलत हैं 2 सही हैं, two options are wrong, 2 are correct. So in the new pattern what we are getting is only 1 is correct, only 2 is correct, only 3 is correct. तो ऐसे में 2 गलत भी हैं 2 सही भी हैं, तो आप मतलब इसमें भी गेस वर्क कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने 2 गलत ये चूज कर लिए, या 2 गलत ये चूज कर लिए, या 2 गलत ये चूज कर लिए, तो भी आपका आंसर सही होगा। शॉर्ट आपको नहीं भी पता है देन ऑल्सो यू कैन अटेम्प्ट, ओके। दिस इज द बेनिफिट ऑफ न्यू पैटर्न। बहुत से लोग नए पैटर्न से डर रहे हैं कि यार नए पैटर्न आया है, इसमें गलत होने चांसेस ज़्यादा हैं, सही होने चांसेस ज़्यादा हैं। डू नॉट उस फियर को अपने पर हावी मत होने दीजिए, आपके लिए डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट है। दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट गेटिंग द बेस्ट मार्क्स, इट इज अबाउट गेटिंग इन टू द टॉप परसेंटाइल। बाकी लोग को पिछाड़ के आपको आगे निकलना है, ये आपका एग्जाम का पास करने का तरीका होता है। अगर नंबर कम होंगे सबके नंबर कम होंगे, नंबर ज़्यादा होंगे आपके भी नंबर होंगे, ठीक है ना। बादला सोलर पार्क इन जोधपुर, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से है, बहुत पहले से चल रहा है टॉपिक। इंडिया म्यांमार थाईलैंड फ्रेंडशिप हाईवे, ट्राइलेटरल हाईवे बनाया गया है। इट इज आस्किंग किस कंट्री किस जगह से पास हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको अगर मैप पता होगा तो जस्ट सी द मैप, ठीक है। वी हैव ऑन द मणिपुर बॉर्डर वी हैव मोरे, मोरे इज अ टाउन, सो मोरे इज करेक्ट। इसको आगे एक्सटेंड भी किया गया गुवाहाटी तक, गुवाहाटी यहाँ पे है। मैंडले इज इम्पॉर्टेंट सिटी इन म्यांमार, नेपिडो इज कैपिटल ऑफ म्यांमार। बागो, बागो इज बेसिकली यांगोन, इसको रंगून बोलते हैं, हिंदी में रंगून पहले बोलते थे हम लोग, यांगोन। देन इन द म्यांमार बॉर्डर वी हैव माइसॉट, ठीक है। सो द आंसर विल बी सी, ठीक है ना। गुवाहाटी भी है, ये भी है, ये भी है, बैंकॉक तक जाएगा आगे, so this will be coming to the Bangkok. Now 70% of the highway is completed, it is basically more than 3000 kilometers. अब इसमें कोई चीज़ आप पढ़िए, इंटरनेशनल रिलेशंस क्लासेस भी होंगी आपकी अभी आगे, ठीक है। सो वी हैव टर्म्स लाइक एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मीन्स में आप आंसर लिखेंगे, यू हैव टू यूज दिस टर्म्स। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इंडिया म्यांमार रिलेशंस आर पार्ट ऑफ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक की बात होती है, बिम्स्टेक कॉरिडोर की बात होती है। सो हमारा जो सार्क है, रीजनल जो एक सब रीजनल फोरम है सार्क, बेसिकली सार्क इज नॉट वेरी एक्टिव, इट इज डॉर्मेंट प्लेटफॉर्म, वी आर नॉट एबल टू अचीव मच। सो इंडिया हैज लाइक पुश फॉर बिम्स्टेक, वे सार्क में नहीं करेंगे तो बिम्स्टेक में आगे बढ़ के काम करेंगे, ओके। सो दीज आर बेसिक टर्म्स यू शुड नो। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अमृत धरोहर इनिशिएटिव। ओके, रिसेंटली आपने सुना होगा, ये रिसेंट न्यूज़ में था, आई थिंक 1 मंथ पहले। सो इट इज स्कीम फॉर ट्राइबल वेलफेयर लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। फर्स्ट स्टेटमेंट आई थिंक इट इज रॉन्ग, इट एम टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोकल कम्युनिटीज, ठीक है, फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड इंडिजिनस प्रोडक्शन। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ आई थिंक एनवायरमेंट ने ये लॉन्च किया है, ओके। सो इट इज बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है ये। और बेसिकली ये वेटलैंड्स एरिया जो हमारे हैं इनको रामसर साइट्स कहते हैं। इट वाज लॉन्च इन सुल्तानपुर नेशनल पार्क इन हरियाणा विच इज़ अ रामसर साइट, ओके। अंडर द स्कीम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, जो हमारी लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनका कैपेसिटी बिल्डिंग होगा, यानी कि उनको स्किल डेवलपमेंट कराएंगे, उनको कैसे रोजगार देना है, उनको कैसे इनकम लाइवलीहुड वगैरह प्रदान करना है उनको। सो बेसिकली इट इज़ रामसर साइट्स पे ये जो होता है टूरिज्म और ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, इट एम्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट लोकल, दिस इज करेक्ट, ठीक है, दिस इज करेक्ट, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें वन फैक्ट लाइक वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, एनीवन कैन टेल व्हेन इज द वर्ल्ड्स वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड? रिसेंटली अभी हुआ था,
2 फरवरी, वेरी गुड। सोशल मीडिया पे शेयर भी हुआ था, 2 फरवरी इज द डे, ठीक है। इसी दिन पे हमारा जो रामसर कन्वेंशन है वो साइन हुआ था। आप लोग एनवायरमेंट क्लास स्टार्ट होगी अभी रिसेंटली, नीरज नचिकेता से इज ऑल्सो कमिंग। फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट की, बाय नीरज नचिकेता सर। एंड टुमारो आप लोग की सीसैट क्लासेस स्टार्ट होंगी बाय संदीप प्रियदर्शी सर। ओके, सो बी रेडी। यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी आपको, वर्ल्ड वेटलैंड डे, रामसर कन्वेंशन एंड ऑल एवरीथिंग। So moving ahead, we'll move very fast because we have many questions to cover. Which of the following statements are correct regarding scheme for protection and preservation of endangered languages? लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण योजना, इससे संबंधित कौन से स्टेटमेंट सही हैं? पहला तो है ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा चालू किया गया है, सो दिस इज रॉन्ग, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा चालू किया गया है। ओके, सेकेंड इज केरल में मदिखा भाषा, देयर इज वन ऑफ द लैंग्वेज इन केरला जहाँ पे केवल 2 स्पीकर्स बचे हैं केवल। जैसे आपको याद होगा रिसेंटली न्यूज़ में था, आई थिंक इट वाज नॉट रिसेंटली, इट वाज 2-3 years बैक, अंडमान निकोबार में एक लैंग्वेज थी बो लैंग्वेज, उसका जो लास्ट स्पीकर था उसकी भी मौत हो गई, ही आल्सो डाइड, दैट लैंग्वेज गॉट एक्सटिंक्ट, पूरी लैंग्वेज खत्म हो गई। तो वैसे ही देयर इज अ लैंग्वेज बाय द नेम ऑफ मदिका एंड हियर 2 स्पीकर्स आर ओनली लेफ्ट, ठीक है। तो इट वाज सेड कि इसको वी शुड बी इंक्लूडिंग इट इन दिस स्कीम, देयर इज अ प्रपोजल देयर बट इट वाज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाता है, इट हैज नॉट बीन इंक्लूडेड येट एंड इट इज मॉनिटर्ड बाय सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस विच इज इन मैसूर, मैसूर में इंस्टीट्यूट है, तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। फैक्चुअल है बट आपको पता होना चाहिए, शुड बी रीडिंग इट इन न्यूज। ओके, सो मूविंग अहेड, ये सारी चीज़ दे रखी है, आप लोग देख लीजिएगा। बेसिकली विच एवर लैंग्वेज जिसमें 10 से ज़्यादा स्पीकर नहीं है, ठीक है, इससे थ्रेशोल्ड, इससे लिमिट, इससे कम स्पीकर्स अगर होते हैं तो देन इट इज एलिजिबल टू बी पार्ट ऑफ द स्कीम, स्कीम के एलिजिबल है। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द बजट, विच इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनियन बजट 2024-2025? देखिए, बजट से नॉर्मली 3-4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, बिकॉज डोमिनेंट थीम्स जो होती हैं आपकी वो बजट में कैप्चर हो जाती हैं। इकोनॉमिक सर्वे से भी आती हैं चीज़ें, जैसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे बहुत सारे इकोनॉमिक टर्म्स होते हैं, फिस्कल ट्रैप, ठीक है, और आपका एक जैसे टर्म आया था ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। सो दीज टेक्निकल टर्म्स यू हैव टू रीड फ्रॉम द सर्वे, तो एटलीस्ट गो फॉर द ग्लैंस, ठीक है। एक बार आप बजट पढ़ लीजिए पूरा, मेजर थीम्स को अपने नोट्स खुद से बना लीजिए, यू कैन बाय एनी मटेरियल ऑल्सो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल ले लीजिए, उसी में हाईलाइट कर लीजिए, 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं बजट से, ठीक है। जनरली इकोनॉमिक सर्वे में भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। प्रीलिम्स में आपसे केवल टर्म्स पूछेगा, कोई आपसे ज़्यादा डेटा नहीं पूछेगा। कुछ ट्रेंड्स देख लीजिए, ट्रेंड्स में लाइक फिस्कल जो अपना फॉर एग्जांपल वी हैव वेरियस थिंग्स, एफडीआई कितना तेजी से बढ़ रहा है भारत में, फॉरेक्स रिजर्व्स का क्या डेटा है, इज इट कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है लगातार बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस कैसे बढ़ रहे हैं, ओवरऑल कलेक्शंस कैसे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, टैक्स बॉयंसी, बहुत सारे टर्म्स होते हैं। जस्ट हैव अ लुक, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। सो दिस इज अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट, जिसने पढ़ा होगा ऑल दीज 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर फॉर ऑल दीज 3। ओके, आंसर इज सी। नेक्स्ट इज पीएम जन मन योजना। अभी हम लोगों ने देखा था, वी हैव रिसेंटली सीन द सेम क्वेश्चन, अगेन द रिपीटेड क्वेश्चन। इट वाज लॉन्च्ड बाय 5 ministries इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सो आई थिंक दिस डेटा इज इनकरेक्ट, आई थिंक देयर इज 9 ministries. Okay, it is specially designed for socio-economic welfare of vulnerable tribal groups, PVTGs, particularly vulnerable tribal groups. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी आप पढ़ते हैं इसके बारे में। This scheme was launched on the occasion of Tribal Pride Day. जनजाति गौरव दिवस के दिन इसको लॉन्च किया गया था। This is correct. And Tribal Pride Day, हाँ। So anyone who knows 15 November, okay. So there is a freedom fighter जिनके उस पे इसको नाम रखा गया है जनजाति गौरव दिवस। Anyone? Which freedom fighter? Birsa Munda. Very good. Many of you are aware. There was a question in 3 years back in prelims examination. There was a term that was asked, Ulgulan. In modern history, this was asked. So it was asked कि उलगुलन जो मूवमेंट था वो किससे रिलेटेड था? So it was बिरसा मुंडा। Okay, so सारी चीज़ों का इंटरकनेक्शन है, just keep on noting it down. Moving ahead. So इस स्कीम का उद्देश्य क्या है?
सो बेसिकली इट इज़ प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक कुकिंग गैस कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी है, पाइप वाटर है, हाउसिंग है। जो हमारे लेफ्ट आउट ट्राइबल ग्रुप्स हैं, पीबीटीजीज हैं, वहाँ पे बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कर देना, दैट इज़ उद्देश्य, इसका गोल है। ठीक है, सो देख लीजिएगा रिसेंटली बहुत सारे अपने हाउसेज दिए गए थे, लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर वाज डन, यू कैन रीड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैल्वेक्स अभ्यास का 7वां संस्करण कोची में आयोजित किया गया। दिस इज बेसिकली मिलिट्री एक्सरसाइज, सैल्वेक्स इज आस्किंग कोची में किया गया, फैक्चुअल थिंग, इट इज करेक्ट। भारत नौसेना और अमेरिकी नौसेना, इंडिया एंड अमेरिका दोनों ने पार्टिसिपेट किया। सो इफ यू हैव रेड इट इज करेक्ट। ओके, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। So it is a very easy question if you have read, but I am just telling you कि generally these exercises are being asked in the paper. जैसे for example Malabar naval exercise is being held regularly. Can anyone tell us कौन सी countries के बीच में Malabar naval exercise होती हैं? Which of the countries are formally a part of the Malabar naval exercise? Let me see how much you are aware. People writing Quad. Okay, so which countries are in Quad? India, USA, and Japan. Okay, Japan and Australia. So are all the countries part of Malabar exercise? No, I think you are wrong here. So in 1992 we have started with the Malabar exercise. In 2015 Japan formally became a part of Malabar naval exercise, formal accession to this exercise. And then 2020 Australia joined us in the Malabar exercise. So after that Australia has been a part of Malabar exercise, but it has still not joined formally. तो अभी केवल 3 कंट्रीज हैं जो मालाबार एक्सरसाइज में आती हैं, इंडिया, यूएसए एंड जापान। ऑस्ट्रेलिया अभी नहीं आती, बट इट इज गेटिंग एसोसिएटेड ग्रेजुअली। ठीक है, अभी तक 2020 के बाद से इट इज पार्ट ऑफ दैट। डेजर्ट ईगल किसके बीच की एक्सरसाइज है? कैन एनीवन टेल अस विदाउट लिविंग ऑन द इंटरनेट? डेजर्ट ईगल आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे। इट इज इंडिया एंड यूके, नॉट यूके, इट इज यूएई। वेरी गुड, इट इज यूएई, डेजर्ट ईगल। कॉरपैट किसके बीच की एक्सरसाइज है? इट इज अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन 2 कंट्रीज। इट इज इंडिया एंड इंडोनेशिया, सो इट इज द फुल फॉर्म इज कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन नेवी। वेरी गुड कुणाल। सो मूविंग अहेड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। अभी तक हम लोग करंट अफेयर्स को मोस्टली टारगेट कर रहे हैं इन द डिस्कशन। डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज ए न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके, जस्ट सेंचुरीज के बारे में, नेशनल पार्क्स के बारे में, स्पीसीज के बारे में आप पढ़ते रहिए। सो इट इज़ इन ओडिशा। ठीक है, ये देखिए डिब्रूगढ़ ना जो सेंचुरी है। एंड वाई इट वॉज ए न्यूज़? बिकॉज यहाँ पे इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट ऑल द पीपल ऑफ दिस एरिया, द नेबरहुड, जो भी हमारे लोकल्स थे वहाँ पे, उनको सारे लोग को रिलोकेट किया गया था। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट, सो पीसफुल रिलोकेशन हुआ था ऑल द फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन दिस लोकेलिटी। ठीक है, अराउंड 400 से ज़्यादा, 400+ फैमिलीज वर देयर, पीसफुली रिलोकेट किया गया था। इट वॉज अ वेरी गुड थिंग। जनरली हम लोग सुनते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में, इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है, और इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं क्योंकि बिटवीन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द लोकल कम्युनिटी, सेटलमेंट ऑफ द राइट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कम्युनिटी राइट्स होती हैं और इंडिविजुअल राइट्स होती हैं, इसके बारे में पढ़िएगा आप लोग। सो वेरियस डिस्प्यूट्स आर बीइंग हेल्ड, इसलिए ये न्यूज़ में रहता है। ठीक है, बहुत सारे इसमें केस स्टडीज़ भी हैं, जैसे नियामगरी हिल्स के बारे में पढ़िएगा। वहाँ के डोंगरिया खोंड्स ट्राइबल पीपल थे, उन्होंने पूरा आंदोलन किया था अगेंस्ट अ मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, फॉर नॉट एक्वायरिंग देयर एरिया फॉर बॉक्साइट माइनिंग। सो दिस एक्ट इज अ न्यूज़ फॉर द डिस्प्यूट्स, बट हेयर यू सी पीसफुल रिलोकेशन हुआ है थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लोकल पीपल डिस्कसिंग अमंग देमसेल्व्स। ओके, इन लोगों को रिसेटल किया गया था, उनको बहुत सारा इकोनॉमिक इंसेंटिव दिया गया। फॉरेस्ट में उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दी जा सकती हैं, बट उनको जहाँ रिसेटल किया गया वहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटी दिया गया, बेसिक फैसिलिटीज़, वाटर, सीवेज एट्सेट्रा। सो इट इज़ लाइक अ विन विन सिनेरियो फॉर द पीपल ऑल्सो एंड फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो। ओके, और जैसे ही एक पॉजिटिव न्यूज़ आई, जैसे ही उन लोगों को हटाया गया वहाँ से, तो रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, जैसे एंडेंजर्ड स्पीसीज, सो टाइगर वॉज स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दैट सेंचुरी, 1 टाइगर वॉज स्पॉटेड। ठीक है, तो दिस वॉज अ पॉजिटिव न्यूज़। कुछ और फैक्ट्स हैं, हिराकुद रिजर्वायर बगल में है, इट इज़ अ रामसर साइट, दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल बर्ड एरिया,
सो एनवायरमेंट में आप पढ़ेंगे इंटरनेशनल बर्ड एरिया IBA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, दिस रामसर साइट, बहुत सारे टर्म्स आप पढ़िएगा, सो इट विल वेरी यूजफुल. ओके, मूविंग अहेड. द टर्म वेल टू गेट इज रिलेटेड टू, so it is very simple, it is related to green hydrogen standards. Recently government of India released the standards because green hydrogen, so anyone knows what is gray hydrogen, how it is produced, what is the raw material used to produce gray hydrogen? Okay, very good. Coal, very good. Coal is used to produce gray hydrogen. Hydrogen is used for various applications in the industry everywhere, and if hydrogen is produced using the various technologies and it is leading to carbon footprints, carbon emissions, okay, so it is not very useful for the environment as well as for the whole world. Okay, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन इंडिया विच हैज लाइक ये जो स्टैंडर्ड्स अपने बनाए गए हैं. ओके, सो नीति आयोग ने शायद ये किया है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट बजट में आया था नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. एंड अंडर दिस द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है, इट हैज़ रिलीज द स्टैंडर्ड्स. ओके, एंड बेसिकली कैसे अपन हाइड्रोजन को कैटेगराइज करें कि कोई भी टेक्नोलॉजी आप यूज़ करिए, कैसे इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलें, व्हाट आर द पैरामीटर्स, इस पर बात की गई है. यू कैन रीड दिस टू like Bureau of Energy Efficiency has been given the rights as a nodal monitoring agency. Okay, so a lot of talk regarding this, and this data is also important. 2 kg CO2 equivalent per kg hydrogen. अगर इससे कम या 2 kg तक CO2 generate होती है in this whole process of hydrogen making, then it is categorized as green hydrogen. Okay. कुछ डाउट होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा. ओके, सो ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली क्या होता है, इसमें अपन यूज़ करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल सोलर पावर और विंड एनर्जी, जनरली ये यूज़ किया जाता है. इससे बिजली बनती है, बिजली से इलेक्ट्रोलिसिस या अदर मेथड से, लाइक वी हैव 2 मेथड्स हियर, इलेक्ट्रोलिसिस एंड बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन. दीज 2 मेथड से अपन हाइड्रोजन बनाते हैं इसमें. ओके, मूविंग अहेड. अकीरा, many of the terms are being asked every time, 2 or 3 terms are being asked, तो ये पढ़ते रहिएगा आप लोग अकीरा के बारे में. सो इट वाज अ ransomware. ओके, अकीरा इज अ ransomware, एंड जो सर्ट है अपनी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, सर्ट इन है, देन वी हैव सर्ट फिन है. इस तरह से बहुत सारी टीम्स बनाई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. सो वंस द ransomware infects a device, ransomware में क्या होता है, रैंसम मतलब फिरौती मांगते हैं, आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो है शट डाउन हो जाता है, एवरीथिंग गेट्स लॉक्ड, पूरा लॉक हो गया, ठीक है, एंड यू हैव टू पे वेरी हेफ्टी अमाउंट, मतलब करोड़ ऑफ रुपीज में, मिलियंस ऑफ डॉलर्स यू हैव टू पे. जैसे 2-3 years बैक यू मस्ट हैव हर्ड देयर वाज अ गैस पाइपलाइन नेटवर्क इन USA, ठीक है, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम राइट नाउ. पूरा नेटवर्क जो था उसको पूरा हैकिंग कर लिया उन्होंने, जो हैकर्स थे. इट वाज जो आपका US का कोस्ट है, यहाँ पे वी हैव अ वेरी बिग नेटवर्क ऑफ गैस. Okay, this network was hacked and millions of dollars they have to pay, then only the systems were able to function again. So data वगैरह सब स्टोर हो गया था. Okay, so moving ahead is a ransomware. Again a factual question, Belém Declaration. Okay, so it is related to Amazon rainforest. ठीक है, यहाँ पे जो इंडिजिनस पीपल हैं, they should be given rights, they should be recognized their rights to the, जो वहाँ पे रिसोर्सेज बायोडाइवर्सिटी, उस पर उनकी राइट्स होनी चाहिए. Okay, so 55 questions were there. Very good, you're telling the people. Next question is again related to geography, mostly like a factual question. Which of the following countries border Black Sea? And because of Russia-Ukraine conflict, these questions are having high probability to be asked in the examination. Last year में यूक्रेन का पूछा था, which of the countries are surrounding यूक्रेन, ठीक है, इस बार इसराइल है, इसराइल पैलेस्टीन है. तो द मिडल ईस्ट एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यूरोप में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो फैक्चुअल है, जस्ट या दीज आर द कंट्रीज यू कैन सी, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर. एग्जाम टाइम में जो टेंशन होती है, योर माइंड इज़ लाइक अ प्रेशर कुकर, ठीक है. अभी आप सब लोग अच्छे से एग्जाम दे लेंगे, बट वो जो गोकू वाली स्थिति होती है ना, 10x ग्रेविटी पे प्रैक्टिस करना, वो अभी से बनाना स्टार्ट करिए. एग्जाम टाइम में आप रहेंगे, वहाँ पर चीज़ें एकदम स्किप हो जाएंगी दिमाग से.
So you should have various mnemonics for remembering these factual things. Okay, so I have discussed in the last class also. Gurbat is a mnemonic. G for Georgia. Okay, you can see Georgia here. This is Georgia. Then we have Ukraine. U for Ukraine. Okay, R for Russia. Then Romania. BU but. This is Bulgaria. BU. And T for Turkey. So simple mnemonics, so you can easily solve these questions. Okay. Similarly for Red Sea. Red Sea इसके लिए क्या था? Can anyone tell us? जो लोग हमारे लास्ट क्लास में थे, which is the mnemonic for Red Sea? Seed. Okay. Seed sea. Okay. So I was telling you, it was Desi. Desi girl. Desi girl से याद रखिए. ठीक है. So D for Djibouti. E for Egypt. S for Sudan. Then S for Saudi Arabia. E for Egypt and Y for Yemen. So very easy. If you have these mnemonics with you, it will be very easy. So now we have the economy questions. Factual चीजें खत्म हो गई mostly. और even if आप लोग ये मान के चलिए, even if you are not able to recall things, just try to take the guess. जो भी आपको याद आ रहा है, थोड़ा बहुत भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, guess लीजिए, attempt करिए क्वेश्चन को. So now we'll be discussing the economy questions very fast. What is the time? So it is around 10:30. 15 minutes more will take. We'll discuss the economic questions. So the first question is, which of the following statements will be true if the inflation in the economy is increasing? Economy में I have observed over the years, mostly अगर आपके concepts clear हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है. थोड़ा सा वहाँ दिमाग लगाइए, थोड़ा कैलकुलेशन करिए, ये बढ़ेगा ये घटेगा, तुरंत आंसर आ जाएगा. ठीक है. सो बॉन्ड प्राइसेस विल डिक्रीज. अब बेसिकली बॉन्ड का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको. तो कोई भी जैसे लोन देते हैं हम लोग, कोई भी कंपनी को लोन लेना होता है, तो मान लीजिए 100 रुपये का लोन लिया. ठीक है. इफ़ द प्राइस ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, 10% के इंटरेस्ट पे लोन लिया, तो इनको 5 साल के लिए फॉर एग्जाम्पल लोन दिया जा रहा है. तो 5 साल के बाद दे हैव टू रिटर्न बैक 110 रुपीज़, 10 रुपीज़ इंटरेस्ट एंड 100 रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट. बट वॉट हैपन्स, जनरली जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड की प्राइसिंग ऐसे की जाती है, 100 रुपीज़ इज द मैच्योरिटी अमाउंट. ठीक है. और मे बी यू कैन से 110 रुपीज़ ये मैच्योरिटी अमाउंट है, एंड द बॉन्ड इज बीइंग सोल्ड एट अ लोअर प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस. मे बी हो सकता है 90 रुपीज़ में या 100 रुपीज़ में उसको सेल किया जाता है. ठीक है. और इसमें जो डिफरेंस होता है, जो फॉर एग्जाम्पल 100 और 110, दिस इज द मैच्योरिटी प्राइस, दिस इज द ऑफर प्राइस. शुरू में बॉन्ड खरीदा जाएगा तो वो जो ऑफर प्राइस है दिस इज 100, एंड नाउ जो 10 रुपीज़ का डिफरेंस है दिस इज द बॉन्ड यील्ड. तो डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया जा रहा है, उसके बाद आपको उसमें व्हेन द मैच्योरिटी 5 ईयर्स जैसे पूरे होंगे आपको 110 रुपीज़ रिटर्न करना है. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज बॉन्ड प्राइस विल इंक्रीज. अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्या होगा? तो जनरली क्या होता है, इन्फ्लेशन का सिंपल सा अगर आप वैसे एसेंस देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ, आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू घट रही है. तो वैल्यू ऑफ करेंसी, जो अगर आप कोई सामान 100 रुपये में खरीद रहे हैं, वही सेम सामान आपको 200 रुपये देने पड़ रहे हैं खरीदने के लिए. ठीक है. सो बॉन्ड प्राइस विल डिक्रीज, बॉन्ड होल्डर्स विल लूज. अब ये बहुत सिंपल सा है, बॉन्ड होल्डर्स विल लूज, ये लॉजिकल लगता है हम लोग को, ये सही होना चाहिए. ठीक है. जस्ट एसेंस से पता चल रहा है. सो दिस इज करेक्ट. द यील्ड ऑन द बॉन्ड विल इंक्रीज एंड द बॉन्ड प्राइस विल डिक्रीज. अब एक चीज समझिए आप, बॉन्ड के बारे में एक ग्राफ है. When the bond yield decrease, bond prices will increase. When the bond yield increases, bond price decrease. Inversely related है दोनों, inversely proportional है. तो अगर ये कुछ रिलेशंस भी आपको पता है तो वेरी स्मार्टली यू कैन जज द आंसर. एक लिखा है डिक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है, तो या तो दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे. सिंपल सी बात है. अब बात है क्या होगा, तो यील्ड इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी. दिस इज करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट. वाई होगा क्या, इन्फ्लेशन बढ़ गया. ठीक है. I'll just show you. If the inflation in the economy starts increasing, the interest rate also increases. ठीक है. जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है. और ऐसे अगर लॉजिकली देखें तो मतलब अगर बॉन्ड प्राइस आपका बढ़ रहा है, सॉरी इन्फ्लेशन आपका अगर बढ़ रहा है, तो व्हाट हैपेंस इज पीपल विल स्टार्ट लीविंग बॉन्ड्स. मतलब वो छोड़ रहे हैं बॉन्ड को, दे वांट टू सेल इट ऑफ. उससे ज़्यादा बेनिफिट उन्हें नहीं मिलेगा, दे वांट टू सेल इट ऑफ. इफ दे वांट टू सेल इट ऑफ, द डिमांड फॉर बॉन्ड इज डिक्रीजिंग, दे वांट टू सेल इट ऑफ. तो डिमांड किसी से कम होगी तो उसकी वैल्यू भी कम होगी.
So value of bond will decrease. वैल्यू कम होगी तो उसका यील्ड बढ़ जाएगा. सिंपल लॉजिक. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर. आप लोग देख लीजिएगा स्लाइड में बाद में. मूविंग अहेड, which of the following will be the impact of rupee depreciation? So now there are two terms, depreciation and devaluation. In Hindi we call depreciation as मूल्यह्रास. Okay, so this is also very logical question. अगर depreciation होगा तो मतलब वैल्यू ऑफ करेंसी कम हो रही है. जैसे एक डॉलर के इक्विवेलेंट अगर 80 रुपए हैं, अगर डेप्रिसिएशन हो गया तो व्हाट विल हैपन, इट विल बी मे बी 100 रुपीज. ठीक है. So exports will become competitive. So this is correct. Why? आपका अगर सामान इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हो जाता है, so more countries will purchase, more people will purchase the international market. This example for a case, just considering the case study, India, Bangladesh, and Vietnam. These are the three countries that is selling textiles to the USA and European countries, Western countries में. India भेजता है, बांग्लादेश भेजता है, वियतनाम भेजता है. What happens is, if the currency of Bangladesh, it gets depreciated more than the currency of India and Vietnam, so what will happen? माल सस्ता हो जाएगा बांग्लादेश का, वहीं सेम सामान जो बेच रहा है वो सस्ता हो जाएगा, तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे उसका सामान. इंडिया का सामान एक्सपोर्ट्स कम हो जाएगा. The exports will become more competitive. This is correct. Exporters will fetch more dollars for the same amount of goods exported. This is wrong. डॉलर्स की जगह उनका जो लोकल करेंसी होगा वो ज़्यादा मिलेगा, डॉलर्स कम मिलेंगे आपको, बिकॉज डॉलर की वैल्यू बढ़ी हुई है, डॉलर कम मिलेंगे. दिस रॉन्ग. डिमांड फॉर द डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज विल इंक्रीज. दिस इज करेक्ट. अगर आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, माल सस्ता हो गया इंटरनेशनल मार्केट में, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ये डिमांड भी बढ़ेगी डोमेस्टिक गुड्स की. ठीक है. सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग. Any confusion, please post in the chat box. Answer is C. Question number 17. Again a conceptual question. RBI intervenes in the foreign exchange market to contain the volatility in the rupee. जो रुपए होता है उसमें अस्थिरता आती है, उस अस्थिरता के नियंत्रण में RBI रोल प्ले करता है. हम लोग न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं. इट इज़ वेरी सिंपल. इट इज़ करेक्ट. RBI क्या करता है, मान लीजिए बॉन्ड्स हैं denominated in dollars में denominated in bonds, RBI can either sell them or purchase them. ठीक है, या तो बेच सकता है, खरीद सकता है. अब अगर वो बेचेगा, बॉन्ड्स को अगर बेचेगा तो उसके बदले में उसको रुपए मिलेगा. ठीक है, तो रुपए जो मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है दैट विल गेट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मार्केट. ठीक है, और परचेज अगर करेगा तो उसने परचेज किया, रुपए बदले में देगा, तो पंप कर देगा, currency pumped in the market. Basically this is called as open market operations. Open market operations, it is one of the tools to control the inflation. ठीक है, करेंसी का जो डिवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन करना होता है उसमें आरबीआई इसको यूज करता है. मान लीजिए 2-3 दिन के अंदर अचानक से जो अभी 80 रुपए प्रति डॉलर चल रहा है, अगर ये प्राइस 100 रुपए प्रति डॉलर चला जाए तो आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ेगा. अदरवाइज हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत महंगे हो जाएंगे. जैसे हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, वी हैव टू इंपोर्ट लॉट ऑफ क्रूड ऑयल, मोर देन 80% ऑफ क्रूड ऑयल इज बीइंग इंपोर्टेड इन इंडिया. सो आरबीआई हैज टू इंटरवीन. ओके, एंड दैट इज हाउ इट इज कंट्रोलिंग द अस्थिरता इन द रुपए में जो अस्थिरता है उसको कंट्रोल कर रहा है. डॉलर के संदर्भ में रुपए के लिए एक मूल्य बैंड निर्धारित करता है. ओके, सो इंग्लिश में वी हैव सीन इट सेट्स अ प्राइस बैंड फॉर रुपीज. ओके, तो जैसे मैं बताया ना 80 से 100 है, तो आरबीआई का एक प्राइस बैंड होता है, उससे वो बाहर नहीं जाने देता. हो सकता है 85 तक वो कुछ इंटरवीन ना करे, बट 85 से जैसे बाहर जाएगा तुरंत वो इंटरवीन करेगा, तुरंत परचेज करेगा, सेल करेगा. ओके, सो दिस इज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बोथ आर करेक्ट. आंसर इज सी. एनी कंफ्यूजन आप लोग प्लीज बताइएगा. ठीक है, थोड़ा क्लास लंबी है बट स्टे कनेक्टेड. CRR, कैश रिजर्व रेशियो, is provided in Banking Regulation Act 1949. अब इसमें जब मॉनेटरी पॉलिसी वाला चैप्टर पढ़ते हैं, आप सभी लोगों ने पढ़ा है, हर बार 2-3 क्वेश्चन आएंगे, सीधा क्वेश्चन आएगा. ठीक है, इसमें टर्म्स पढ़ते हैं आप, CRR है, SLR है, बैंक रेट है. ठीक है, देन वी हैव रेपो रेट, देन वी हैव रिवर्स रेपो रेट. टर्म्स लाइक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF. ठीक है, देन वी हैव मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी. ठीक है,
तो ये सारे रेट से आपका पूरा मॉनेटरी पॉलिसी कवर हो गया। अगर इन सबको आप कर लेते हैं तो होल मॉनेटरी पॉलिसी इज कवर्ड हियर। So the question is, cash reserve provided in the banking regulation, this is wrong. It is part of RBI Act 1934. Cash reserve ratio can be kept in the form of cash or government securities. So this is wrong. Government securities के फॉर्म में नहीं तो only cash के फॉर्म में होता है. Okay. A percentage of something is like kept in the with RBI. Can anyone tell us? कितना? जैसे for example cash reserve ratio is 4%. So it is 4% of what? जैसे बैंक के पास 100 करोड़ रुपए हैं, so what do you call that 100 करोड़ रुपए? NDTL. What is NDTL? Net demand and time liabilities. Very good. Net demand and time liabilities. ठीक है, अब इसमें देखिए दो टर्म्स हैं, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ठीक है, व्हाट इज डिमांड लाइबिलिटीज? कोई बैंक है, व्हाट आर द पार्ट ऑफ डिमांड लाइबिलिटीज एंड व्हाट आर द पार्ट ऑफ टाइम लाइबिलिटीज? जैसे अपने तीन तरह के अकाउंट होते हैं, एक सेविंग्स अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है, एक फिक्स डिपॉजिट होता है। सो सेविंग्स इज अ पार्ट ऑफ विच? डिमांड लाइबिलिटी और टाइम लाइबिलिटी। सेविंग्स इज अ पार्ट ऑफ डिमांड लाइबिलिटी, मैंने तुरंत जैसे डिमांड आप करेंगे बैंक को देना पड़ेगा, आपके सेविंग्स अकाउंट होंगे, डिमांड करेंगे आप तुरंत बैंक को देना पड़ेगा। सिमिलरली करंट अकाउंट, जो कंपनीज होती है उनका करंट अकाउंट होता है, तुरंत देना पड़ता है। तो सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट बोथ आर पार्ट ऑफ डिमांड लाइबिलिटीज। एंड टाइम लाइबिलिटीज में क्या है? आपका फिक्स डिपॉजिट है। मेनी ऑफ द पीपल आर आंसरिंग ऑल्सो। फिक्स डिपॉजिट 1 साल का होता है। ठीक है, अगर आप 1 साल से पहले एफडी तुड़ा देते हैं अपनी, तो वी हैव अ फाइन, जो इंटरेस्ट रेट है वो नहीं मिलता आपको। वेरी सिंपल। सो व्हाट इज द कैश रिजर्व रेशियो? अभी क्या है कैश रिजर्व रेशियो? कैन एनीवन टेल अस? मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स आते हैं आरबीआई के, वो देखा करिए। सो 4.5, 4.6, नो, इट इज 4%। ठीक है, व्हाट इज द SLR? सो SLR इज, you can see this 20.75 and CRR is 4%. ओके, सब टर्म्स आपको पता होने चाहिए और कुछ रेट्स आपको रफ आइडिया होना चाहिए। ओके, 20.75%। ओके, मूविंग हेड, क्वेश्चन नंबर 19। मौद्रिक नीति समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार करें। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इट इज हैज बीन इन न्यूज लॉट ऑफ टाइम्स। ओके, सो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज करेक्ट। जो हमारा आरबीआई एक्ट है, इट वॉज अमेंडेड, जो 1934 वाला एक्ट है उसको अमेंड करके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी। इससे पहले जो डिसीजन लेता था वो आरबीआई गवर्नर लेता था। ओके, इट इज चेयर बाय फाइनेंस मिनिस्टर। अब जिसने पढ़ा होगा ये बहुत सिंपल है उनके लिए, दिस बाय आरबीआई गवर्नर। मूविंग हेड, आंसर इज ए, अवमूल्यन और ह्रास। ओके, अब ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। डिफरेंस बिटवीन डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन, दो टर्म्स होते हैं। डिवैल्यूएशन इज अ डेलिबरेट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ओके, डेलिबरेट रिडक्शन, व्हाइल डेप्रिसिएशन अकर्स ड्यू टू मार्केट फोर्सेस। सो दोज हु हैव द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, पहला स्टेटमेंट 100% सही है। डिवैल्यूएशन क्या होता है? बैंक जैसे आरबीआई है, मतलब जैसे बताया ना हमने, ये बॉन्ड्स को सेल करता है, बॉन्ड्स को परचेज करता है, तो डेलिबरेटली जो करता है उसको डिवैल्यूएशन कहेंगे। एंड डेप्रिसिएशन जो मार्केट फोर्सेज हैं, जैसे अगर इंपोर्ट्स बढ़ गया, एक्सपोर्ट्स कम हो गया, या कोई वॉर हो गई, तेल के दाम बढ़ गए, इंडिया ने जो 80% ऑयल इंपोर्ट करता है इकोनॉमी के लिए, वो ओवरऑल एक्सपेंडिचर बढ़ गया उसका। ठीक है, तो देन डेप्रिसिएशन टेक्स प्लेस। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट, डिवैल्यूएशन टेक्स प्लेस अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, व्हेयरएज डेप्रिसिएशन टेक्स प्लेस अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब ये क्वेश्चन जो है, ये सेकेंड स्टेटमेंट, इसमें थोड़ा सा डाउट है। रीजन क्या है? जो हमारे एक्सचेंज रेट सिस्टम्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड। बिफोर 1992 जो एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं हुए थे इंडिया में, देन देयर वाज अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ टर्म फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और वेरिएबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, लचीला, हिंदी में कहते हैं लचीला। सो दैट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इज द करंट सिस्टम इन मेनी ऑफ द कंट्रीज जहां पे मार्केट फोर्सेज डिटरमिन, जैसे यूएस है, many of the यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ आरबीआई जो उनका सेंट्रल बैंक होता है वो जनरली इंटरवीन नहीं करता है। ठीक है, जैसा भी है चलेगा, मार्केट फोर्स से चलेगा। ओके, एंड देन देयर इज अ मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। मैनेज्ड फ्लोटिंग, तो फ्लोटिंग मतलब मार्केट डिटरमिन कर रही है, और मैनेज्ड का मतलब समटाइम्स आरबीआई और द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, समटाइम्स इट हैज टू इंटरवीन। कभी कभी इंटरवीन करना पड़ता है जब बहुत ज्यादा मूल्य का ह्रास हो जाता है या अवमूल्यन हो जाता है। ठीक है, so now it is written
devaluation takes place under fixed exchange rate system. So this is actually not correct. Devaluation can also take place in managed floating exchange rate. For example, इंडिया में managed floating exchange rate होता है, यहाँ पे devaluation कर सकते हैं अपन, ठीक है. Whereas depreciation takes place under a flexible exchange. This is statement is correct. तो हो सकता है इसमें यूपीएससी आंसर बोथ करेक्ट मारे या फिर वन करेक्ट एंड वन इनकरेक्ट, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट बहुत सारी कंट्रीज में फिक्स एक्सचेंज रेट अभी नहीं है लागू. इट वाज इन द ओल्डर टाइम्स, ठीक है. तो दिस इज अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, ठीक है. इसमें आंसर यू कैन चूज एनी ऑफ देम. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, सो एनी confusion please post in the chat box. What are the characteristics of reserve currency? आरक्षित मुद्रा, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज हार्ड करेंसी. देखिए यूपीएससी में अलग अलग टर्म, सेम चीज को अलग टर्म से बोलेगा, एंड यू शुड बी very careful in this. Okay, one question is why two option is not correct. I have already told you devaluation takes place under a fixed exchange rate system. Okay, so fixed exchange rate अभी like most of the countries have moved from that. अभी mostly नहीं होता है, ठीक है. तो this generally devaluation can also take place in managed floating exchange system, ठीक है. तो इस वजह से, बट यू कैन जस्ट चूज अदर ऑप्शन ऑल्सो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. इसमें यूपीएससी कोई भी आंसर दे सकता है. सो वी आर हेयर. हार्ड करेंसी, विच आर द हार्ड करेंसीज? बास्केट ऑफ हार्ड करेंसीज होती हैं, प्लीज टेल एनीवन. यूएस डॉलर, देयर आर 5 हार्ड करेंसीज. यूएस डॉलर एंड यूरो, ओके. स्टर्लिन पाउंड, यूके का पाउंड, ओके. देन जापानीज येन, चाइनीज, ओके, वेरी चाइनीज युआन, लास्ट क्लास में भी डिस्कशन हुआ था. एंड द लास्ट वन इज यूरो, यूरो, ओके. दीज टू आर एशियन एंड दीज आर वेस्टर्न कंट्रीज. दीज आर हार्ड करेंसीज. इनके कुछ ट्रेड्स होते हैं अपन. रशिया का रूबल नहीं है, रशिया का रूबल नहीं है. सो हार्ड करेंसी कुछ ट्रेड्स होते हैं. हाईली स्टेबल करेंसी होती है, दिस इज करेक्ट. कोई हाईली स्टेबल करेंसी होगी तभी उसका ट्रेड होगा ज़्यादा से ज़्यादा. लो लिक्विडिटी, ठीक है, हिंदी में कम तरलता. तो इफ द लिक्विडिटी इज लेस, लिक्विडिटी मीन्स क्या है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और करेंसी में. जनरली ये ट्रेड नहीं होता है इसका. इट हैज हाई लिक्विडिटी, ठीक है. वाइड एक्सेप्टेंस ग्लोबल मार्केट, दिस इज करेक्ट. यूएस डॉलर है, 80% ऑफ द ट्रेड इन यूएस डॉलर होता है, ठीक है. फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस इज आल्सो करेक्ट. कॉन्सेप्ट आपको पता है हार्ड करेंसी का, तो सारे आप आंसर निकाल सकते हैं. Very easily you can find the answer. These three are correct. Okay. Moving ahead, answer is C. Now read the question. Which of the following taxes collected by state have been subsumed under GST? So GST is a direct tax or indirect tax? Anyone? GST is a direct tax or indirect tax? Indirect tax. Very good. बहुत simple है. We had number of indirect taxes and now most of these have been subsumed under GST. So यहाँ पे simple है. एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल, ये अभी तक नहीं हुआ है जीएसटी में, बिकॉज स्टेट्स हैव अ रिच सोर्स ऑफ रेवेन्यू थ्रू अल्कोहल. तो अभी तक रेजिस्टेंट है स्टेट्स. सेल्स टैक्स ऑलरेडी हो गया है, टैक्सेस ऑन लॉटरी भी हो गया है, लग्जरी टैक्स भी हो गया है, तीनों चीज़ें हो गई हैं. तो आंसर इज बी, प्रॉपर्टी टैक्स. दीज आर स्टिल नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी. इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, अल्कोहल है, बेसिक कस्टम ड्यूटी है, पेट्रोलियम एंड एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स, ओके, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, ऑल दीज आर स्टिल नॉट पार्ट ऑफ जीएसटी. ग्रेजुअली सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा, जैसे इकोनॉमी वो होती है वैसे इंक्लूड किया. सेंट्रल सेल्स टैक्स हैज आल्सो बीन इंक्लूडेड. सेंट्रल सेल्स टैक्स आर नॉट कलेक्टेड बाय स्टेट. ठीक है, स्टेट का मतलब राज्य नहीं होता है, स्टेट का मतलब कंट्री भी होता है, जेनरिक टर्म है. नेशन स्टेट्स ऐसा भी बोलते हैं हम लोग, तो उसको आप वैसे मत लीजिएगा. जब जहाँ अलग से लिखा जाए ना यूनियन एंड स्टेट, देन डिफरेंशिएट इन सच अ वे. स्टेट मीन्स कंट्री भी हो सकता है. ठीक, मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू डिक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व्स इन इंडिया? अब नाउ दिस अगेन इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. सेंट्रल सेल्स टैक्स, ओके. देखिए सेंट्रल सेल्स टैक्स पहले जो हमारी रजीम थी, जीएसटी जब नहीं था तो उस टाइम पे सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाया जाता था. इट इज ऑन सेल ऑफ प्रोडक्ट. जैसे कोई टी शर्ट है, ओके, इफ यू आर सेलिंग द टी शर्ट ऑफ 100 रुपीज and the tax rate is 14.5%. So the cost will be 114.5. So through GST what we are doing is cascading effect जो होता है taxes का, वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे through GST. ये आप पढ़िएगा,
सेल्स टैक्स वगैरह जितने भी टैक्सेस थे वो सारे सब्ज्यूम हो गए जीएसटी में। ओके, इस क्वेश्चन में यहाँ अवमूल्यन की जगह मूल्यह्रास होना चाहिए। ओके, राइट, करेक्ट। तो आप देख लीजिएगा डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन दोनों का हिंदी में क्या टर्म यूज होता है। ठीक है, आई थिंक द पॉइंट रेज्ड इज करेक्ट, जस्ट लुक इनटू द करेक्ट ट्रांसलेशन। ओके, moving ahead, we have less time, we are moving very fast. Which of the following will contribute to decrease in the forex reserves in India? अब इंडिया में जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, जैसे 400 बिलियन डॉलर से ज़्यादा अपना फॉरेक्स रिजर्व है, उसको डिक्रीज करने में कौन कंट्रीब्यूट करेगा? ट्रेड डेफिसिट, ठीक है, मान लीजिए इंपोर्ट्स आपके ज़्यादा होगा एक्सपोर्ट से, ठीक है। राइजिंग ग्लोबल इंटरेस्ट रेट, जब ग्लोबल इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज, जैसे यूएस का फेड है, उसने आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो व्हाट विल हैपन इज इट विल लीड टू फ्लाइट ऑफ कैपिटल। भारत में जो पूंजी है वो चली जाएगी फॉरेन कंट्रीज में, यूएस में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको वहां पे ज़्यादा ब्याज मिलेगा, मोर इंटरेस्ट इट विल गेट। ठीक है, तो अगर ग्लोबल इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो भारत से जो पूंजी है वो बाहर जाएगी, तो उससे क्या होगा, अपना फॉरेक्स रिजर्व्स कम होगा। ठीक है, सो दिस इज डिक्रीज इन फॉरेक्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, अगर आपका मूल्य का ह्रास हो जाए, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन होता है, डेप्रिसिएशन इज ह्रास, आई थिंक यहाँ पे भी एरर है, देख लीजिएगा ट्रांसलेशन में। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अगर होगा तो भी वैल्यू ऑफ रुपीज विल डिक्रीज एंड इट विल लीड टू डिक्रीज इन द फॉरेक्स रिजर्व्स इन इंडिया। ओके, सो ऑल दीज थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट एंड आंसर विल बी डी। ओके, फाइन, मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 24। आप सभी लोग देख रहे हैं कि कोई रटने की जरूरत नहीं है इकोनॉमी में, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, एग्जाम टाइम में दिमाग लगाइए, आंसर निकाल लीजिए। ओके, सो निम्नलिखित कथनों विचार करें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार को अधिशेष हस्तांतरण, इन इंग्लिश वी कॉल सरप्लस ट्रांसफर। ओके, सो ये जो सरप्लस ट्रांसफर होता है, जैसे आपने सुना होगा आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1 लाख करोड़ रुपए दिए, 1 लाख करोड़ रुपीस, जो उसने अर्निंग्स की थी। आरबीआई के बहुत सारे सोर्सेज ऑफ अर्निंग होते हैं, न्यूज़ में पढ़िएगा, इकोनॉमिक सर्वे में भी आया था। जैसे उसने बहुत सारे बॉन्ड्स ले रखे हैं, फॉरेन करेंसीज में बॉन्ड ले रखे हैं, फॉरेन बैंक्स में बॉन्ड्स ले रखे हैं। इंडिया में इट लेंड्स टू लॉट ऑफ बैंक्स, ठीक है, इट हैज़ द राइट टू प्रिंट लॉट ऑफ करेंसी। तो जो इंटरेस्ट रेट आता है उससे बहुत सारा प्रॉफिट होता है, एंड व्हाट हैपेंस इज एट द एंड ऑफ सम पीरियड इट ट्रांसफर इट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया as part of surplus. There was also a committee that was made, I think it's padhiyega, I think Bimal Jalan committee was there, or some committee name is I'm not remembering, that has made some criterias how much money has to be transferred by the RBI. Okay, कितना ऐसा तो है नहीं सारा ट्रांसफर कर देगा, उसमें बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ फंड्स होते हैं, टीयर 1 टीयर 2 इस तरह से फंड्स होते हैं, तो उसमें दे हैव मेड सम 8% के आसपास कुछ ऐसा कैटेगराइज किया, पढ़िएगा उसके बारे में। Question number 3 again explain, I mean 23, okay, very simple। आपके भारत में 400 बिलियन डॉलर्स का फॉरेक्स रिजर्व है, जस्ट अज्यूम दैट 400 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। ट्रेड डेफिसिट अगर बढ़ता है, ट्रेड डेफिसिट का मतलब इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली इंपोर्ट्स के लिए क्या होता है, आपको डॉलर्स देने पड़ते हैं, आपको एक क्रूड ऑयल ले रहे हैं, उसके लिए आपको डॉलर देना पड़ेगा बड़ी कंपनीज को, फॉरेन कंपनीज को, तो उससे क्या होगा, आपका फॉरेक्स रिजर्व घटेगा। फर्स्ट इज क्लियर, ठीक है, बहुत सिंपल है, आपने ऑयल खरीदा, आपने डॉलर्स दिए उनको, आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा और ये डिक्रीज होगा फॉरेक्स रिजर्व। सेकेंड इज राइजिंग ग्लोबल इंटरेस्ट रेट। फॉरेन में बहुत सारे बैंक्स होते हैं, जैसे इंडिया में आरबीआई है, वैसे यूएस में फेड है, यूरोप का अलग है, जापानीज का अलग है। उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है, जैसे बहुत सारे पूंजी वाले जो मर्चेंट बैंक्स होते हैं, जैसे मर्चेंट बैंक्स कहते हैं, जैसे गोल्डमैन सैक्स, ये आप बहुत सारे पढ़ते होंगे, गोल्डमैन सैक्स है, देन वी हैव एसबीआई कैपिटल, दीज आर बेसिकली मर्चेंट बैंक्स, हैव अ लॉट ऑफ मनी विद देम, मतलब करोड़ों करोड़ रुपए है, 100 करोड़ रुपए रखा है उनके पास, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब वो 100 पैसे से पैसा बनाना है उनको, ठीक है, 100 करोड़ का 200 करोड़ करना है, तो वो पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ पे उनको रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे। अब इंडिया में ज़्यादा रिटर्न्स, अगर वो फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के, उनको सकता है 8% ब्याज मिल रहा है इंडिया में। अब यूएस ने, फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया,
हो सकता है उनका, वैसे तो उनका बहुत कम होता है, 2% ही होता है, 1 और 2% इस तरह से रहता है, बट बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग करेंसी, डॉलर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग करेंसी, हो सकता है उन्होंने 2 की जगह 2.5% कर दिया, तो रिलेटिवली द रिटर्न्स आर मोर। सो व्हाट विल हैपन इज, जो 100 करोड़ था SBI कैपिटल के पास, उसने फॉरेन में इन्वेस्ट कर दिया, US के मार्केट में। सो व्हाट विल हैपन, फॉरेक्स अपना जो इंडिया में था वो कम हो गया, बिकॉज डॉलर्स, मान लीजिए 100 करोड़ रुपए उसके पास रुपए है, तो उसको पहले वो डॉलर में कन्वर्ट करेगा और फिर वहां पे जाके इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू डिक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व्स एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब सिंपल सी बात है, आपका $1 पहले 80 रुपए का था, अब $1 100 रुपए का हो गया। अगर आपको ऑयल खरीदना है, ठीक है, पहले आप 100 रुपए में खरीद रहे थे, वहीं सेम ऑयल आपको 150 रुपए में खरीदना पड़ सकता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, डिमांड फॉर फॉरेक्स रिजर्व्स, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी विल इंक्रीज एंड फॉरेक्स रिजर्व विल डिक्रीज, सिंपल। तो यहाँ पे सरप्लस ट्रांसफर की बात हो रही थी, RBI सरप्लस ट्रांसफर करता है और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ट्रेंड, इट इज क्वेश्चन इज ऑन ट्रेंड, ट्रेंड पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, हर बार पूछ रहा है, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। दिस इज अ न्यू पैटर्न ऑफ यूपीएससी, ओके। सो ट्रेंड वाले क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का ट्रेंड, इनडायरेक्ट का ट्रेंड, FDI का ट्रेंड, FII का ट्रेंड, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये दिस इज रॉन्ग। जनरली क्या होता है ना, कोई चीज कंसिस्टेंटली नहीं बढ़ती है, कुछ फ्लक्चुएशन आता है। जैसे अब देखिए RBI का जो सरप्लस ट्रांसफर है, इट इज फ्लक्चुएटिंग, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, ओके। सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। और स्पेशली जब बहुत लंबा समय होता है ना, तो हमेशा मान के चलिए कि ये गलत होगा, लगातार ना बढ़ेगा ना घटेगा। जैसे ग्रोथ के बारे में पूछ लेगा, GDP इंडिया की लगातार बढ़ रही है, ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दिया, लास्ट 10 ईयर्स द GDP इज इंक्रीजिंग, ऐसा थोड़े ना है, कभी कम होगा, कभी जैसे कोरोना टाइम में कम हो गई फिर बढ़ गई, ठीक है। तो यू कैन जस्ट अप्लाई योर माइंड, वेरी गुड। Arnold is telling consistent trend is mostly not possible, so option can be eliminated, very good। ऐसे ही दिमाग लगाना है, मतलब ऐसा नहीं सब कुछ आता है तभी करेंगे, ठीक है। RBI सेंट्रल बोर्ड अप्रूव्स द ट्रांसफर ऑफ, ओके, सेकंड स्टेटमेंट वाज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी चेयर्ड बाय द RBI गवर्नर टेक्स द फाइनल डिसीजन, ठीक, कितना ट्रांसफर करना है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसीजन लेती है। दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट, प्लीज टेल। देखिए RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है ना, उसमें 3 मेंबर्स होते हैं RBI के, एक तो RBI गवर्नर होता है, एक होता है डेप्यूटी गवर्नर, ठीक है, एंड देन 1 मोर पर्सन दैट इज नॉमिनेटेड बाय द RBI बोर्ड। 3 तो RBI के हो गए और 3 हो गए गवर्नमेंट के, 3 गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, 6 मेंबर्स होते हैं। अब आप ये सोचिए, ये स्टेटमेंट भी लॉजिकली इनकरेक्ट है। वाई? क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफर करना है, RBI को करना है, उसमें ऐसी कमेटी जिसमें गवर्नमेंट के ही मेंबर्स हैं, तो ऐसा जनरली नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ओके। सो जनरली RBI जो है, RBI का जो बोर्ड होता है, इट इज अ बोर्ड ऑफ RBI, ठीक है, जिसमें RBI के जो मेजर मेंबर्स होते हैं सारे लोग होते हैं, तो वो डिसाइड करती है। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज गलत। लॉजिक से भी आंसर निकाल सकते हैं बहुत सारी चीज़ों का, है ना। मूविंग हेड, नॉट करेक्ट। ओके, आंसर इज डी, बेसल 3 नॉर्म्स। नाउ बेसल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ओके। सो बेसल नॉर्म्स वर इम्प्लीमेंटेड 1988, ठीक है, और इंडिया में लाइक वी हैड अ कमिटी, कैन एनीवन टेल अस बेसल 1 एंड बेसल 2 किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे स्टार्टेड इन इंडिया? कैन एनीवन टेल अस? लेट मी सी इफ यू हैव रेड इट प्रॉपर्ली, प्लीज आप लोग पढ़िएगा थोड़ा, दीज आर बेसिक थिंग्स। नरसिम्हन कमेटी थी, बैंकिंग रिफॉर्म्स, नरसिम्हन कमेटी फॉर बैंकिंग रिफॉर्म्स इज वेरी फेमस। सो इट हैज रिकमेंडेड बेसल 1 एंड बेसल 2 नॉर्म्स फॉर इंडिया। बेसल 3 नॉर्म्स जो है जनरली जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी 2008 में, उसके बाद उसको लागू किया गया था, ठीक है। सो दिस RBI मैंडेट्स अ स्ट्रिक्टर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अंडर द बेसल इंडिया बेसल 3 नॉर्म्स। नाउ बेसल 3 नॉर्म्स में बहुत सारे क्राइटेरिया, मतलब बैंक्स जो हैं, हाउ टू हैव रोबस्ट बैंकिंग, कैसे उनके लॉसेस कम हो, कैसे इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जाए, उसके लिए बहुत सारे उन्होंने क्राइटेरिया बता रखे हैं, ठीक है। सो वन ऑफ दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिसको CAR कहते हैं, ओके। सो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आप पढ़िएगा, वेरी सिंपल, वट एवर फ्री कैपिटल यू हैव, फ्री कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड असेट्स, ठीक है। सो फ्री कैपिटल का मतलब क्या है? फ्री कैपिटल का मतलब है कि आपका
यू हैव वेरियस कैटेगरीज इन दैट, टीयर 1 है, टीयर 2 है। आपके जो प्रॉफिट्स होते हैं, आपके जो इक्विटी कैपिटल होती है, दैट इज अ फ्री कैपिटल, ठीक है। रिस्क वेटेड एसेट्स, एसेट्स का मतलब लोन्स, बैंक्स के जो लोन्स होते हैं दैट इज एसेट्स। रिस्क वेटेड एसेट्स हिंदी में कहते हैं, हिंदी में व्हाट वी से, आई थिंक इट इज नॉट गिवन हियर। सो रिस्क वेटेड देख लीजिएगा आप, बेसिकली आपका मान लीजिए 100 रुपए है आपके पास एज अ लोन, आपने 100 रुपए लोन के रूप में दिया, बैंक ने दिया बहुत सारे फर्म्स को, कंपनीज को, इंडिविजुअल्स को, उसमें से कितना फ्री कैपिटल है उनके पास, मे बी हो सकता है 10 रुपए हो, 100 में से 10 रुपए फ्री कैपिटल है। सो देन द CAR विल बी 10 डिवाइडेड 100 विल बी 0. और मे बी इंटू 100 करेंगे तो 10% आ जाएगा, 10% CAR। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है CAR का। कैपिटल एडिक्वेशन रिक्वायर्स कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, ठीक है। ओके, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। RBI स्ट्रिक्टर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बेसल 3 से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट रखता है। दिस करेक्ट और रॉन्ग? सो दिस इज करेक्ट। RBI का भी आप देखिएगा आगे एक्सप्लेनेशन। सेकंड इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रिक्वायरमेंट फॉर कमर्शियल बैंक्स, एक होते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ओके, एंड सम अदर बैंक्स आर कॉल्ड डिफरेंशियल बैंक, जैसे कि पेमेंट बैंक्स हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गया, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक आपने सुना होगा, ओके, जिसको RBI ने भी रेगुलेट किया है, उसके बहुत सारी रेगुलेटरी चीज़ें करते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, इट इज़ ऑल्सो डिफरेंशियल बैंक। तो जनरली इनका जो प्रोफाइल होता है बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। तो RBI व्हाट इट कीप्स इज CAR को हाई रखता है, 15% रखता है, और जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं उनके लिए 9% रखता है बेसल 3 के अंतर्गत, ठीक है। तो जो हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में, उसके बाद से बेसल 1 बेसल 2 में CAR की वैल्यू थी 8%, नाउ बेसल 3 में कितना है 9%, बेसल 3 में 9% है, ओके। दीज 3 बेसल 1, 2, 3 नरसिम्हन कमेटी, इसके रिकमेंडेशन बेसल 1 और 2 आया। CAR इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। एंड जो फ्री कैपिटल होती है, ठीक है ना, फ्री कैपिटल, तो देखिए RBI ने क्या कर रखा है, RBI ने 5.5% कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल 5.5% कर रखी है, ओके। एंड जो हमारा बेसल 3 में था वो इट वाज 4.5%। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा इसके बारे में पढ़िएगा, यू विल गेट टू नो। सो मूविंग हेड, 8% बाय RBI बट बेसल हैज 10। एक बार देख लीजिएगा, बेसल इज नॉट 10, आई थिंक इट इज 9। बेसल 3 में वी हैव द क्राइटेरिया ऑफ 9% CAR प्लस सम बफर, ठीक है। जो बफर होता है इसको कहते हैं काउंटर साइक्लिकल बफर, दिस इज एक्स्ट्रा बफर टू अवॉइड एनी क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस। दिस इज ऑल्सो वेरी कॉन्सेप्चुअल। विच ऑफ द फॉलोइंग में कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंक्रीजिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो NPA होते हैं, जैसे कोई कंपनी होती है लोन लेती है वापस रिटर्न नहीं कर पाती है, ठीक है, तो NPA हो जाता है। तो व्हाट कैन बी द रीजन? क्रोनी कैपिटलिज्म, ठीक है, कैपिटलिज्म की वजह से बहुत सारे लोग बदमाशी करते हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म। जुडिशियल डिसीजंस की वजह से बिजनेस इंपैक्ट हो गया, कंपनी क्लोज हो गई, NPA हो गया, दिस करेक्ट। बैंक्रप्सी कोड जो है अगर आपका अच्छा नहीं है, जैसे रिसेंटली वी हैड अ न्यू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है, तो अभी सारी चीज़ें तेजी से आगे बढ़ रही हैं, बट वी डिड नॉट हैव इट बिफोर, इट वाज वेरी वीक, तो NPAs वर इंक्रीजिंग, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कोलेटरल फ्री लोन अगर ज़्यादा दे देते हैं, ठीक है, अब कंपनी जो रिटर्न नहीं कर पा रही है, वसूली नहीं हो पाई, इससे भी NPA बढ़ जाते हैं। लैक ऑफ गवर्नेंस रिफॉर्म्स, दिस ऑल्सो करेक्ट, गवर्नेंस अच्छा नहीं है, फ्री में रिबड़ियाँ बांट रहे हैं, रिकवर नहीं कर रहे हैं। लॉजिकली सारे स्टेटमेंट सही हैं, सो दिस इज करेक्ट, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर, देखिए नॉट को मैंने कर रखा है, हमेशा क्वेश्चंस बड़े अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, नॉट लिखा हुआ है। इज द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर, द गवर्नमेंट RBI टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपीज, अगर रुपए गिर रहा है तो इनमें से क्या चीज़ नहीं करेगी गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये भी दिमाग लगाइए आप। कर्बिंग इम्पोर्ट्स, ठीक है, ये करेगी, इम्पोर्ट्स कर्ब करेगी, इम्पोर्ट्स में डॉलर देने पड़ेंगे, ठीक है, और उससे स्लाइड ऑफ करेंसी रुकेगा, ठीक है, तो कर्बिंग ऑफ इम्पोर्ट सही है। इनकरेजिंग इंडियन बॉन्ड्स टू इशू रिपीट डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स, ओके। सो व्हाट आर मसाला बॉन्ड्स? विच आर डिनोमिनेटेड इन रुपीज। बॉन्ड्स का मतलब क्या है, किसी को लोन लेना है, बॉन्ड्स इशू करती है कि भाई हम आपको 10 साल के बाद 10% ब्याज में रिटर्न देंगे, ठीक है, तो बॉन्ड्स कंपनीज इशू करती हैं। मसाला बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, जो बॉन्ड्स होते हैं दैट कैन बी डिनोमिनेटेड इन डॉलर्स और इन रुपीज, तो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स को मसाला बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें डॉलर की डिमांड कम होगी, तो उससे क्या होगा, स्लाइड ऑफ इंडियन रुपीज रुकेगा, मतलब जो रुपए गिर रहा है वो रुक जाएगा।
ईजिंग कंडीशंस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। अब बाहर से ECBs कहते हैं इनको, बाहर से जो अपन बोरो करते हैं, ठीक है, तो अगर बोरो करेंगे तो डॉलर्स आएंगे, यहाँ पे डॉलर्स आएंगे तो स्लाइड ऑफ इंडियन रुपीज रुकेगा। ओके, फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। मान लीजिए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट करती है तो व्हाट हैपेंस, इट पंप्स मोर मनी इन द मार्केट। अगर पंपिंग ज़्यादा करेगी मनी की तो रुपए की वैल्यू घटेगी, जो चीज़ ज़्यादा होती है मार्केट में उसकी वैल्यू घटती है। अगर वो घटेगी वैल्यू तो जो स्लाइड ऑफ रुपीज़, जो रुपए का अवमूल्यन हो रहा है वो और बढ़ने लगेगा। ओके, दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्चुअल वाइज। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ सेक्टर्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट, जो बैंक्स होते हैं उनको देना पड़ता है उन सेक्टर के लिए। जैसे मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपये हैं तो अराउंड 40% जो होता है इट हैज़ टू लेंड टू द प्रायोरिटी सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो एग्रीकल्चर इज करेक्ट, MSMEs इज करेक्ट, वीकर सेक्शन इज करेक्ट, आंसर विल बी डी। ओके, वेरी सिंपल, दीज आर द सेक्टर्स। आप पढ़ लीजिएगा, सोल्यूशन दिया जाएगा आपको। अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर्स, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। इफ यू हैव द कॉन्सेप्ट्स यू कैन आंसर देम। देखिए, रेपो रेट और रिवर्स रेपो में विच इज हायर, रेपो इज हायर और रिवर्स रेपो इज हायर। रेपो इज हायर, RBI रेपो रेट पे कर्जा देता है किसी बैंक को, ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट पे RBI बैंक से लेता है, ठीक है। तो जनरली RBI जो देता है कर्जा वो ज़्यादा ब्याज पे देगा, 6% मान लीजिए, और जो बैंक से लेगा वो कम पे लेगा, 5% मान लीजिए, ठीक है। तो जस्ट इट इज नॉट द एग्जैक्ट फिगर। तो हमेशा रेपो रेट रिवर्स रेपो से हाई होगा, तो रेपो इज हायर, ठीक है, रिवर्स रेपो इज लेस, तो इसको हम 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। नाउ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसके बारे में पढ़िएगा। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बेसिकली क्या है, जब किसी बैंक का दिवालिया होने वाला है, अचानक से उसको फंड्स की नीड होती है फॉर 1 डे, दैट इज यूजिंग द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो इट इज जनरली हायर देन रेपो रेट, सो इट इज मोर हायर, तो इसको 0 कर देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, तो दिस इज बेसिकली, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इज बेसिकली अ इंस्ट्रूमेंट दैट हैज़ बिन लेटेस्ट, मतलब बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस हुआ था, जो एक्सेस फंड्स होते हैं बैंक के पास उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, दिस द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसका जो इंटरेस्ट रेट है 3 to 4% होता है जनरली। बैंक्स कैन एक्चुअली पार्क दैट एक्सेस फंड, जैसे जब कोविड क्राइसिस आई थी तो बहुत सारा फंड ग्लोबल मार्केट्स में जो था, और प्लस अपने RBI ने पंप किया था जस्ट टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। अब वो एक्सेस फंड आ गया बैंक के पास, अब वो एक्सेस फंड जो होगा तो कहाँ डालेगा, लोग पैसा ले नहीं रहे हैं लोन पे, तो क्या करेंगे, तो बैंक्स को ये दिया गया था, SDF का विंडो दिया गया था, एंड हेयर दे कैन पार्क द फंड्स, और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगा इससे, और बैंक्स को ब्याज भी मिलेगा। ओके, सो दिस इज, सो रेट लाइक इट विल बी मार्जिनल जस्ट 4 एट द टॉप, देन रिवर्स रेपो, sorry, then repo rate, then reverse repo rate, and then standard deposit facility. This is the order. Okay. Fine. I think you people are aware. Karishma Shilpkar, okay, Megha Saini, you people are aware of this. Very good. In India, the central banks function as the lender of the last resort. Okay, this is again a conceptual question. Last resort अभी बात हुई है, that is जब कोई साथ नहीं देगा तो सेंट्रल बैंक देगा आपका। Basically related to providing liquidity to banks having a temporary crisis. Okay, this is the answer. ये marginal standing facility जो बता रहे थे हम आपको, this is basically part of this. Okay, other things are incorrect. So answer will be B. Okay. Again, RBI का क्वेश्चन है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसमें ध्यान ये दीजिएगा, टर्म्स इंटरचेंज करता है RBI, ठीक है। टाइट मनी पॉलिसी कहेगा या डियर मनी पॉलिसी कहेगा, और वैसे ही इसका अपोजिट। ओके, सो इसका अपोजिट क्या होगा, लूज मॉनेटरी पॉलिसी और चीप मॉनेटरी पॉलिसी। दीज टर्म्स UPSC कैन इंटरचेंज, इसीलिए जस्ट नो द सिनोनिम्स। इकोनॉमी में बहुत ऐसा होता है। सो RBI इज ऑप्टिंग टाइट मॉनेटरी पॉलिसी व्हिच द फॉलोइंग एक्शंस विल नॉट टेक। अब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या हुआ, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं दैट इज हायर, इंटरेस्ट रेट जो है उसने बढ़ा दिए। सो इफ द RBI इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, व्हाट विल हैपन, जो बैंक्स हैं उनको कम फंड्स होंगे, वो कम लोन दे पाएंगे और लोगों को, तो व्हाट विल हैपन, लिक्विडिटी कम हो जाएगी मार्केट में, ठीक है।
सो अगर इसको करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इट विल नॉट टेक, ठीक है। गवर्नमेंट के बॉन्ड अगर वो सेल करती है, आरबीआई गवर्नमेंट की बॉन्ड सेल करेगी तो उसको उसके बदले में रुपए मिलेगा, मतलब मार्केट से रुपए खींच लेगी, वो लिक्विडिटी कम हो जाएगी, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो, अगर कैश रिजर्व कम करती है तो क्या होगा, बैंक्स के पास ज़्यादा फंड होंगे। जैसे 4% बताया मैंने आपको CRR, अगर वो 4 से 2% कर लेती है तो बैंक्स के पास ज़्यादा फंड होंगे, ज़्यादा लोन देगी तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, इसमें लिक्विडिटी कम हो जाएगी। प्रिंट मोर कैश, अगर ज़्यादा कैश प्रिंट करेगी तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। इंक्रीज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, अब अगेन सेम थिंग, अगर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का रेट बढ़ाती है वो, ओके, तो बैंक्स जो होंगे वो आरबीआई को फंड्स कम देंगे, ठीक है। मान लीजिए इसका रेट 4% था, ठीक है, अगर ये बढ़ा के 5% कर देती है, ठीक है, सो बैंक्स आरबीआई को रेट, मतलब जो लेंडिंग करते हैं वो कम करेंगे, दे विल पंप इन द मार्केट, ठीक है, तो इससे भी लिक्विडिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो आई थिंक आंसर विल बी दिस वन, आंसर बी, देख लीजिएगा आप लोग। दिस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। इट डिसाइड द आरबीआई बेंचमार्क रेट, ये करेक्ट है एकदम, ठीक है। इट इज अ 6 मेंबर बॉडी रिप्रेजेंटेशन ओनली ऑफ द आरबीआई। अब अगेन आप देखिए, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, जहाँ पे ओनली लिख देता है ना यूपीएससी, तो जनरली ये इनकरेक्ट हो जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी एग्जाम में आपको बहुत सारे स्टेटमेंट मिलेंगे, ये यूपीएससी का एक्चुअली पैटर्न है, कुछ ऐसे कीवर्ड्स है जो हर बार यूज करेगा वो। ओनली लिख दिया मतलब हाई चांसेस है कि 90% ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अब आप पता भी है, अभी बात हुई थी, 3 अपने आरबीआई के लोग होते हैं और 3 अपने गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। इट चूजेज द हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया, तो ये भी गलत है, ठीक है। ये काम जो करता है ये एक और बॉडी होती है, दिस इज सम ब्यूरो इज देयर, पब्लिक सेक्टर बैंक ब्यूरो ऐसा कुछ है जो अभी करती है ये। इट इज हेडेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, इट इज आरबीआई गवर्नर, ओके, यस। मनजिंदर सिंह इज टेलिंग, वेरी गुड, इट इज बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, the prior CAG of India, Vinod Rai, he was the first chairman of Bank Board Bureau. This is a very simple question, factual question. Moving ahead, if the RBI reduces standing deposit facility rate by 50 basis points, which of the following is likely to happen? तो अगर हम लोग SDF रेट, अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें ना प्रीलिम्स का, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग ऐसे नहीं लगाना है कि कॉम्प्लिकेट हो जाए चीज़ें, इसको सिंपल सा मतलब न्यूमेरिकल टर्म्स में कैटेगराइज कर दीजिए, जैसे ऐसे लिख दीजिए आप, ठीक है। रेट रिड्यूस कर रहा है तो मान लीजिए 4% था, अभी 3.5% कर दिया, ऐसे न्यूमेरिकल फिगर्स में अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे माइंड में क्लैरिटी रहेगी, ठीक है। तो अगर ये ऐसा कम करता है तो व्हाट विल हैपन, बैंक्स जो होंगे जनरली व्हाट दे विल डू, दे विल पंप आउट द मनी फ्रॉम आरबीआई। रेट अगर कम, उनको पैसा कम मिलेगा, ब्याज कम मिलेगा, तो बैंक क्या करेंगे, बैंक विल पंप इन द मार्केट, नॉट पार्क देयर फंड्स विद आरबीआई, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, पंप मार्केट में करेंगे तो उससे क्या होगा, इंडिया जीडीपी विल ड्रास्टिकली इंक्रीज। अभी एक्सट्रीम टर्म है, विल सी इट इज, ठीक है। वैसे लॉजिकली तो लग रहा है कि जीडीपी बढ़ना चाहिए, बट ड्रास्टिकली बढ़ेगा कि नहीं, ये एक्सट्रीम टर्म है, इस पर अपन देखते हैं आगे। अगर कोई ऑप्शन नहीं होगा तो इसको अपन मार्क कर देंगे। FIIs विल स्टार्ट ब्रिंगिंग मोर कैपिटल इन इंडिया, तो अभी क्या है, FII मोर कैपिटल इंडिया में लाएंगे कि नहीं लाएंगे, ऑलरेडी मार्केट में पंप हो रहा है, तो आई थिंक FII नहीं लाएंगे कैपिटल, इस पर अभी देखते हैं हम लोग, ठीक है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में कट देयर लैंडिंग रेट्स, दिस इज लुकिंग करेक्ट। उनके पास ज़्यादा फंड्स हैं और वो मार्केट में पंप करना चाहते हैं, तो व्हाट दे विल डू, दे विल डिक्रीज द लैंडिंग रेट। SBI 8% पे लोन दे रहा है, अभी वो 6% पे देगा, सिंपल लॉजिक, दिस इज करेक्ट। इट मीन ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, रिड्यूस नहीं करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही लॉजिक से आप आंसर निकालिए, ओके। मूविंग अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आउटकम ऑफ इंक्रीज इन NPA। NPA का हिंदी में क्या होता है, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, ठीक है। तो अगर NPA बढ़ता है तो क्या होगा, बहुत सारा फंड्स बैंक का होगा, ब्लॉक हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, तो बोरिंग कॉस्ट बढ़नी चाहिए, बैंक के पास कम पैसा है, बोरिंग कॉस्ट बढ़नी चाहिए, दिस इज करेक्ट।
राइज इन स्टॉक प्राइसेस ऑफ बैंक। अब बैंक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पंजाब नेशनल बैंक है, उसका शेयर मार्केट में वैल्यू होता है, वैल्यूएशन होता है, जैसे 10 लाख करोड़ रुपए वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल। अभी उसका एनपीए बढ़ने लगा तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस कम होगा बैंक पे, तो उनके शेयर की वैल्यू घटेगी। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हायर प्रोविजनिंग। अब प्रोविजनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे बैंक होता है, उसके पास 100 रुपये है फॉर एग्जाम्पल, अब उसको 100 रुपये का लोन देना है, तो उसने 10 लोगों को 10-10 रुपये के लोन दिए, उसमें हाई चांसेस हैं कि 3-4 जगह का लोन जो है डिफॉल्ट हो जाए, मतलब वो लोग वापस ना कर पाए। ठीक है, तो 10 में से अगर 3 लोग वापस नहीं कर पाए तो उसका 30 रुपीज़ का नुकसान हुआ बैंक का। तो अगर 30 रुपीज़ का नुकसान हो गया, अगर इसको अपन करोड़ में बात करेंगे, अभी तो रुपए की बात कर रहा हूँ मैं, इफ लैक्स ऑफ करोड़ में बात करेंगे इसकी, इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। तो बैंक्स आर द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ अ रोबस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए प्रोविजनिंग बताई जाती है, प्रोविजनिंग नॉर्म्स होते हैं। गवर्नमेंट बोलती है या आरबीआई बोलती है कि आपके पास अगर 100 रुपये है तो आप पहले से ही जस्ट रिमूव 20 रुपीज़ फॉर अ बफर, कि कोई क्राइसिस होती है तो यू शुड हैव प्रोविजंस फॉर योरसेल्फ। क्राइसिस से बचने के लिए 20 रुपये पहले ही निकाल देती है। अब 80 रुपये का लोन बेचती है बैंक, उसमें से 30 रुपीज़ डिफॉल्ट हो जाए, ठीक है, 30 रुपीज़ डिफॉल्ट हो जाएगा तो वो 20 रुपये से उसकी पूर्ति कर देगी। इट विल फैसिलिटेट विद द प्रोविजनिंग नॉर्म्स। 10 रुपये का लॉस होगा तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो एनपीएस अगर बढ़ते हैं तो हायर प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, दैट इज करेक्ट। सो ऑप्शन 1 and 3 आर करेक्ट। ओके, सो कोई कंफ्यूजन होगा प्लीज आप लोग पूछिएगा। एनपीए विल गिव अ बैड इम्पैक्ट इन मार्केट। तिरुपुरारी सिन्हा, नाइस, दिस इज करेक्ट। आंसर इज ए again a question of direct tax. Okay, which of the following taxes are levied on the income of individuals and corporations in India? अब इनकम जो टैक्स होता है ना उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। विच ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स? पहला ही आप देख लीजिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इट इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये गलत हो गया। कॉर्पोरेट टैक्स करेक्ट, इनकम टैक्स करेक्ट, वेल्थ टैक्स करेक्ट, दीज 3 आर द राइट आंसर। ठीक है, मूविंग हेड। Because the following statement of Indian economy which is a part of monetary policy, इनमें से कौन सी monetary policy की पार्ट है? तो आपको पता ही है, बैंक रेट आपने पढ़ा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन अभी बात हुई थी। देयर आर वेरियस मेजर्स थ्रू विच आरबीआई कंट्रोल्स द मॉनेटरी पॉलिसी। आप लोगों ने सब में फाउंडेशन क्लासेस में पढ़ा होगा, उसमें आपका सीआरआर, एसएलआर होता है, बैंक रेट होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, सीआरआर हो गया। पब्लिक डेप्ट, दिस इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। सो फर्स्ट 3 आर करेक्ट आंसर, वेरी इजी। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। एक उद्गम पोर्टल बना था, जैसे बैंक है उसके पास बहुत सारे करोड़ों रुपए होते हैं। अब कोई पर्सन उसने 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट किया और उसकी मृत्यु हो गई, उसके बच्चे भी नहीं है, सो नो वन इज देयर टू क्लेम दैट। बहुत सारा पैसा जो है अनक्लेम्ड होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं भी पता है ना तो भी आप दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन पोर्टल। अब जनरली जो डिपॉजिट्स होती हैं लोग बैंक में करते हैं, और बैंक को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। तो लॉजिकली जो अनक्लेम डिपॉजिट्स का रेगुलेशन होगा वो आरबीआई ही करेगा। ठीक है, इस लॉजिक से आप आंसर निकाल सकते हैं, बी इज द आंसर। कुछ नहीं भी पता है तो रिस्क लीजिए, आंसर निकालिए, ये हैबिट बनाइए। ऐसे ही इंटेलिजेंट गेस आप करके जो आपके 80 नंबर आने थे ना वो 100 नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके 100 मार्क्स, और आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। ऐसे ऐसे लोग मैं जानता हूँ जो पूरा सब्जेक्ट छोड़ के जाते हैं, जैसे हिस्ट्री पूरा छोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद भी क्रैक कर रहे हैं एग्जाम। कैसे कर रहे हैं? इंटेलिजेंट गेस लेना सीखिए, ओके, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। वी हैव सम क्वेश्चंस। एज वेल्थ टैक्स वाज अबॉलिश्ड इन एग्जामिनेशन, वेल्थ टैक्स मेंशन, देन शैल वी हैव टू ओमिट वेल्थ टैक्स और नॉट? देखिए, अबॉलिश हो गया बट डजंट मैटर। बहुत सारी कंट्रीज में होता भी है, ठीक हो सकता है पाकिस्तान में हो, श्रीलंका में हो। सो वी हैव टू गो विद द लॉजिक, जो कॉन्सेप्ट हैं उस पर अपन चलेंगे। ठीक है, तो वेल्थ टैक्स को लेके चलेंगे। इफ इंडिया इज मेंशन्ड, अगर इंडिया लिख दिया उन्होंने, ठीक है, देन वी कैन अवॉइड दैट। जनरल स्टेटमेंट है, देन वी हैव टू गो अहेड। वी हैव सम वेरी गुड स्टूडेंट्स इन दिस ग्रुप ऑल्सो। जैसे मैं कई लोगों को जानता हूँ पर्सनली भी, बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं उनके। ठीक है, लाइक मेंस की कॉपी मैंने देखी तो आई थॉट कि यार इनको तो टॉपर्स में होना चाहिए। ऐसे बच्चे भी अपने सुपर 200 बैच में हैं। तो हाई पोटेंशियल जो लोग हैं, आपने एक सपना पाल रखा है आईएएस बनने का या सिविल सर्विस क्रैक करने का, आपका बस एक जो बाधा है वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। नेक्स्ट 4 महीने आप पूरा फोकस हो जाइए।
सारा ध्यान जो भी भटकाव है, पेरेंट्स हैं, फैमिली है, कोई है, किसी की रिलेशनशिप है, सारी चीज़ों से भटका हटा के पूरा फोकस हो जाए। प्रीलिम्स निकाल लिया आपने, मेंस में अपन के पास 3-4 महीने का टाइम है, आराम से आपकी तैयारी होगी। मेंस में तो पेपर इज़ वेरी प्रेडिक्टेबल इन मेंस। आपको पता है कि भाई पॉवर्टी से क्वेश्चन पूछेगा, अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, सब कुछ फिक्स होता है। 90% थिंग्स आर फिक्स इन द मेंस एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स इज द मेन ऑब्स्टिकल बिफोर यू। यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल और आपने ऑलरेडी इतनी तैयारी कर रखी है, रिपीटेड यू हैव गिवन द प्रीलिम एग्जाम, पहले भी दे रखे हैं आपने, एक्सपीरियंस अच्छा है आपका, केवल अभी राइट स्ट्रेटजी चाहिए आपको। तो सपने जो आपने पाले हैं उसको हमेशा सुबह उठ के जब आप उठते हैं ना, तो जस्ट थिंक ऑफ दैट, ऑटो सजेशन करिए, ठीक है, मैं एग्ज़ाम निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रही हूँ, ऐसा अंदर से फील आना चाहिए। पूरे दिन आपकी एनर्जी बनी रहनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं अपने जो अभी सोने चले गए हों, ठीक है, और आप में से कई लोग हैं जो यू आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, यू माइट बी एंजॉइंग द क्लास, अभी आपने टेस्ट दिया है, बट दिस काइंड ऑफ पैशन, ये जो आपका जज्बा है ये रहना चाहिए। ये जज्बा ऐसे नहीं कि केवल यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं तभी जज्बा है आपका, या रील्स देख रहे हैं तभी जज्बा है। हर क्षण आप लोग, बहुत सारे लोग हैं सोशियो इकोनॉमिक पूरे बैकग्राउंड से हैं संभव में, है ना, तो भी आपका जो अंदर की कुब्बत है वो जागृत रहनी चाहिए। ओके, सो वेरी गुड। बहुत सारे लोग अब शायद जागे तो दे आर मैसेजिंग इन द ग्रुप, प्लीज स्टे अवेक। ड्रीम्स, एक कलाम साहब का एक कोटेशन है, ड्रीम्स शुड नॉट लेट यू स्लीप, ये होना चाहिए। 4-5 घंटे सोइए। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ अपने यहाँ पीजी में भी रह रहे हैं, ठीक है, कई लोग अपना छोटा सा बेड है उनके पास, दे कैन नॉट अफोर्ड हाई एक्सपेंसेस, वहीं पे जाके सो जाते हैं, सुबह आके 4-5 बजे उठ के 5 o'clock दे रीच इन द लाइब्रेरी, पूरा सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई कर रहे हैं नॉन स्टॉप। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मटर गश्ती भी कर रहे हैं यहाँ दिल्ली में तो उनका एग्ज़ाम थोड़ी निकलना है। फॉरेन में आप आइए, ओल्ड राजनगर में, मुखर्जी नगर चले जाइए, 90% जनता टाइम वेस्ट कर रही है यहाँ पे। पिताजी के बहुत पैसे हैं, बहुत सारे दे दिए हैं, यहाँ पे अपना खाना खा रहे हैं रेस्टोरेंट में, गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, ठीक है, देन सिगरेट पी रहे हैं, पेरेंट्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो आप लोग को ये अवसर मिला है, आपके जो पीयर ग्रुप है संभवम का या सुपर 200 का, दैट इज़ अ वेरी गुड पीयर ग्रुप। वो एक अंदर से कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, ग्रुप कॉन्शियसनेस। बहुत महान एक संस्था से आप जुड़े हैं, उसका नाम तो रोशन करना है, अपना नाम भी रोशन करना है, फैमिली का भी करना है, संस्था का भी नाम रोशन करना है। ऐसे अंदर से जुनून आना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि भाई 4 दिन में हिस्ट्री खत्म कर देंगे पूरी, नहीं भी पढ़ी तो एक बार पढ़ के खत्म कर देंगे। इकोनॉमी का 2-3 दिन में रिवाइज करके टेस्ट दे देंगे। अगर हमारी रैंक 200 में से 100 रैंक आ रही है तो नेक्स्ट टेस्ट में अपने 10 के अंदर रैंक आनी चाहिए। ऐसा लेवल ऑफ कंपटीशन लेके आइए, तभी एग्जाम निकलेगा, वरना देश में 4-5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, समझ रहे हैं आप। तो अगर आप छोटा मोटा तैयारी करेंगे, एफर्ट नहीं लगाएंगे तो आप ऐसे ही बाहर हैं, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक एग्जाम कोई खिलौना नहीं है, खिलवाड़ नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी, तपस्या करनी पड़ती है। आईआईटी के आईएम के लोग भी इसमें कम्पीट कर रहे हैं आपके साथ, और ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा टैलेंटेड है। गोविंद जायसवाल एक रिक्शे वाले का बेटा जब बन सकता है, तो अपन के पास बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी दे रखी हैं, आपको संस्था ने दे रखी है, पेरेंट्स ने दे रखी है, आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये देखिए नॉट आया यहाँ पे, रिगार्डिंग यूनियन बजट। तो ये सिंपल कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट है। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रेसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। लॉजिकली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, इसे राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में वर्गीकृत किया गया है, सो दिस इज करेक्ट। पहले क्या था, इट वॉज प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नाउ based on the recommendation of some committee, government has now made it revenue and capital budget। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, ठीक है, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। दिस इज करेक्ट। यह चालू वर्ष में 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक समाप्त होता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, 1 अप्रैल से चालू होता है। यूएस में क्या होता है, 1 जनवरी से होता है। Their financial year in European countries and USA starts from 1st of January. Okay, Safra Nigatz, 26 November 1949. Very good. So this statement she is telling, the first budget was independent India में
1951 में आया था, दिस इज रॉन्ग, इट वॉज ऑन 26 नवंबर 1947 है आई थिंक, एक बार देखिएगा 49 या 47 है। इंडिपेंडेंस अपन को मिली थी 15 अगस्त को एंड द बजट वॉज प्रेजेंटेड ऑन 26 नवंबर। ओके, so this is correct, D is the wrong answer, this option is the correct option to be chosen. Okay, article of the budget 112, please remember this, it is also called annual financial statement, this is correct. Okay, and this is 26 November 1947. Privatization of the public sector enterprises by selling of the part of the equity of public sector enterprises to the public is known as, ठीक है, ये भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। देखिए कैसे, दो टर्म्स होते हैं, एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट, हिंदी में कहते हैं विनिवेश, और एक होता है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए क्या कहते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन बोथ आर डिफरेंट, दीज आर नॉट द सेम थिंग। मान लीजिए 100% शेयर्स हैं, कोई कंपनी ले लीजिए, ONGC ले लीजिए, ONGC के 100% शेयर्स आर विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ इफ इट हैज़ टू टेक मोर फंड्स फ्रॉम द मार्केट, उसको इन्वेस्टमेंट करना है, उसको नए तेल के कुएं खरीदने हैं, जैसे अफगानिस्तान में या ईरान में लेने हैं या वियतनाम में लेने हैं न्यू ऑयल वेल्स, और इन रशिया, इट विल नीड सम मनी। सो व्हाट इट विल डू इज 10% अपने शेयर्स बेच देगी मार्केट में, और उसके बदले में उसको 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपीज इट विल गेट, एंड दिस मनी इट विल यूज टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट ऑयल वेल्स। ओके, सो ये जो 100% है, इसको वो घटाते घटाते कहाँ तक लेके आएगी, 51% तक। जो ओनरशिप है, जो कंट्रोल है मैनेजमेंट का, इट शुड बी इन द हैंड्स ऑफ ONGC। सो डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इट कैन रिड्यूस इट मैक्सिमम टू 51%। ओके, इससे कम कर देगी, देन व्हाट विल इट विल हैपन, इट विल बी प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन में क्या होगा, कोई एक प्लेयर है, सम प्लेयर इज देयर, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इज देयर, रिलायंस एनर्जी, ओके, उसने 51% शेयर्स पूरे खरीद लिए, सो देन इट विल बी द ओनर ऑफ ONGC, मेजॉरिटी स्टेक उसके पास रहेगा। ओके, सो बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, तो इसमें सेलिंग पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ पब्लिक इज नोन एज, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन बोल रहा है, प्राइवेटाइजेशन इज नॉट डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, लॉजिकली इट इज इनकरेक्ट, बट बाकी ऑप्शंस को कंपेयर करेंगे तो डिसइन्वेस्टमेंट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, दैट वी कैन से। ओके, सो देन इसमें और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे 75% स्टेक से भी कम अगर हो जाता है ना, तो आपका कुछ लाइक यू हैव टू गिव सम लीवे, बहुत सारे स्लैब्स होते हैं, यू कैन जस्ट रीड अबाउट इट। मोहम्मद असाम इज राइटिंग, which of the following should include foreign direct investment in India? So this is also a logical question, you should know about it. FDI and FII both are different. FDI क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, FDI लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सम फॉरेन कंपनी इज कमिंग एंड ओपनिंग अ फैक्ट्री इन इंडिया। ओके, जैसे मान लीजिए बोइंग इज कमिंग एंड ओपनिंग अ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन Bangalore. Okay, so then it is FDI, and FII can be if Boeing is investing in the share market and it is buying some maybe 10% shares in Tata Airlines. Okay, you have 10% share ले लिए, so that is foreign institutional investment, and this can be foreign direct investment. Long term होता है, उसमें कुछ tangible चीजें करते हैं, collaboration के थ्रू करते हैं, वैसे करते हैं, so that is FDI. So here it is saying subsidiaries of foreign companies अगर इंडिया में है तो that is part of FDI, that is correct. Majority foreign equity holding in Indian companies. अब मान लीजिए टाटा में उसने 60% शेयर खरीद लिया, मतलब टाटा को पूरा उसने ओन कर लिया, अपने हिसाब से फिर वो फैक्ट्री लगाएगा, जो करना है करेगा, that is also part of FDI. ठीक है, कंपनी एक्सक्लूसिव फाइनेंस बाय फॉरेन कंपनीज। अब कोई कंपनी है, जैसे कोई छोटी सी कंपनी है, जैसे ब्लिंकिट मान लीजिए, ब्लिंकिट बड़ी कंपनी है, ब्लिंकिट मान लीजिए, उसको पूरा फाइनेंस जो है वॉलमार्ट से आ रहा है, ठीक है, US की कंपनी है, तो देन आल्सो इट इज कॉल्ड FDI। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है FII और FPI दोनों ही होते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होते हैं, सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ FDI, सो दिस इज द रॉन्ग एंड दीज थ्री आर करेक्ट। ठीक है, वन मोर थिंग आई विल टेल यू, जैसे एज द इकोनॉमी गेट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, what happens is the difference between FDI and FII it keeps on reducing, मतलब ये डिफरेंस ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है
as the economy evolves and it like becomes more complicated. Okay, so answer is D. Moving ahead, in 10 minutes we'll finish this the last phase of questions. Consider the following context of bad bank. Now you see, bad bank concept was in the last budget. FPI is less than 10%. No, ऐसा नहीं है. 10% I have just taken some reference point. जो शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी ABC नाम है कंपनी का, उसकी 100% शेयर है, और कोई फॉरेन प्लेयर है, कोई मर्चेंट बैंक है फॉरेन का, वो 5% खरीद लिया उसका इक्विटी, 10% खरीद लिया, 15% खरीद लिया, ठीक है. सो दैट ऑल दीज थिंग्स विल बी कॉल्ड अ पार्ट ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. 5% इज जस्ट 10% में रेफरेंस के लिए बता रहा था. सो बैड बैंक का कॉन्सेप्ट यू हैव सीन इन द लास्ट बजट ऑल्सो. गवर्नमेंट, बहुत सारे NPAs हो रहे थे, वी हैड अ लॉट ऑफ NPAs. गवर्नमेंट वांटेड टू रिड्यूस द NPAs. सो दैट कॉन्सेप्ट वाज, जितने भी बैंक है, जैसे SBI है, PNB है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, जितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, सारे बैंक्स का जो NPA है, जो लॉस में चला गया है, वो सारा बैड बैंक को दे दिया जाए. बैड बैंक को दे दिया जाए. बैड बैंक उसके अगेंस्ट इट विल इशू बॉन्ड्स. ये सारा अपना जो लोन्स हैं उसको दे देंगे, और बैड बैंक विल इशू बॉन्ड्स. ठीक है, ठीक है. सो बेसिकली द थिंग वाज कि ये बैड बैंक होगा, इट हैज़ द टेक्निकल एक्सपर्टाइज टू रिकवर द लोन्स. ठीक है, तो ये जैसे आप देखिए, द बैड बैंक इन इंडिया विल बी कॉल्ड नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड. ठीक है, सो दिस इज करेक्ट, लास्ट बजट में आया था. इट इज अ फाइनेंशियल एंट्री, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इट विल हेल्प एग्रीगेट एंड कंसोलिडेट लेंडर्स परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. सारे जो लेंडर्स हैं उनका ले लेगा. अच्छा, बैड बैंक में भी आप देखिए ना, इसमें 49% स्टेक गवर्नमेंट का रहेगा एंड 51% स्टेक विद द प्राइवेट प्लेयर्स. तो इसको एज अ प्राइवेट एंटिटी रखा गया है. गवर्नमेंट सेटअप में ही प्रॉब्लम होती है कि पीपल आर नॉट वेरी रोबस्ट, मतलब जो उनकी वर्क फोर्स हो सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल BSNL है, हो सकता है उसके पास 10 लाख एम्प्लॉई हों, और जो काम BSNL कर रही है वो सेम काम Jio भी कर रही है, हो सकता है वो 1 लाख एम्प्लॉइज में कर रही हो. ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर इज वेरी एफिशिएंट. दैट्स व्हाई इट हैज बीन केप्ट एज अ प्राइवेट सेक्टर मॉडल. 51% शेयर स्टेक जो है प्राइवेट सेक्टर को है, एंड बिकॉज इट इज वेरी एफिशिएंट, इट विल रिकवर लोन्स मोर फास्ट एंड इन मोर efficient way. Okay, so this is correct, and this, all three are correct. The answer is C. Okay, this is a very factual question. Employment outlook of India. एक क्वेश्चन रिपोर्ट से लास्ट 2 ईयर से नहीं आ रहा है, इससे पहले लगातार 5 से 10 साल तक रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, तो आप लोग पूरा कंपाइलेशन पढ़ लीजिएगा. जस्ट आई वुड ट्राई टू रिकमेंड वन नेम, शंकर IAS. शंकर IAS का पूरा कंपाइलेशन आता है. आई थिंक इट माइट बी 1 or 2 months इट विल बी इन द मार्केट. पूरा वो रट लीजिएगा. उसमें जो मेजर अपने इंस्टीट्यूट्स हैं उनका पूरा लिस्ट डाउन कर रखा है. ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके, +2 मार्क्स हो जाएंगे. ठीक है, तो दिस आंसर इज एम्प्लॉयमेंट आउटलुक ऑफ इंडिया. लॉजिकली लाइक वी हैव बहुत सारे इसमें लेबर ब्यूरो आ सकता है, बट द आंसर इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO. विच टर्म रिफर्स टू द फिनोमेना व्हेन करेंसी इन सर्कुलेशन इज राइजिंग इवन व्हेन द डिजिटल पेमेंट आर राइजिंग. अब दिस इज अ वेरी लाइक क्यूरियस थिंग टू नो कि इंडिया में दैट डिजिटल पेनिट्रेशन इज इंक्रीजिंग मोर एंड मोर. आप सभी लोग सब्जी भी खरीदने जाते हैं तो क्या पेटीएम से पेमेंट करते हैं. 2 रुपये पेमेंट भी करना होता है तो सुलभ शौचालय में पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं लोग. ठीक है, तो इंडिया में क्या डिजिटल पेमेंट्स आर रैपिडली राइजिंग. ठीक है, UPI रेवोल्यूशन जैसे कहते हैं. एंड देन ऑल्सो द करेंसी इन सर्कुलेशन, वो भी राइज हो रही है. दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो जो एक विरोधाभास हो रहा है दोनों का, इट इज़ नॉट मैचिंग. सो इट इज़ कॉल्ड अ पैराडॉक्स. इंग्लिश में पैराडॉक्स कहते हैं, विरोधाभास. सो लॉजिकली स्पीकिंग इट विल बी नॉट डिजिटल डिमांड बैंक नोट फाइनेंशियल पैराडॉक्स, इट इज करेंसी डिमांड पैराडॉक्स. आई थिंक आंसर इज ए. या आंसर इज ए. एंड आई थिंक ये आपने पढ़ा भी होगा, RBI ने हाईलाइट किया है कि दोनों चीज़ों में विरोधाभास है, इंडिया के लिए स्पेशली. बाकी कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है, इंडिया में हो रहा है. Okay, question number 48. We have, I think, 2-3 more questions with us. Depression. Major traits of depression could be given below. Last class I have discussed with you. We have 2 terms. The first term is recession, and the second term is depression. And technically speaking, what is recession? If 2 quarters, is it Q1 or Q2,
इसमें लगातार नेगेटिव ग्रोथ होती है, तो टेक्निकली इट इज कॉल्ड रिसेशन। ओके, एंड डिप्रेशन कब होता है? 2 कंसेक्यूटिव रिसेशन हो जाते हैं, लगातार 2 रिसेशंस हो गए तो उसको अपन टेक्निकली क्या कहते हैं? डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, सो दिस वाज बेसिकली जो लास्ट डिप्रेशन आया था 1929-32 इज कॉल्ड अ ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस। आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक की हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सो यहाँ पे जो टेक्निकल की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे जनरल चीज़ों की बात कर रहा है। मेजर ट्रेड्स डिप्रेशन में क्या होंगे? जस्ट ट्राई टू रीड द नर्व्स ऑफ यूपीएससी। वो डायरेक्टली आपसे हो सकता है टेक्निकल चीज़ ना पूछ रहा हो, कॉन्सेप्चुअल चीज़ पूछ रहा हो। ठीक है, एक्सट्रीमली लो एग्रीगेट डिमांड, सो दिस लुक्स करेक्ट। नेगेटिव ग्रोथ होगी तो डिमांड कम होगी और डिसलेरेशन हो जाएगा, दिस करेक्ट। इन्फ्लेशन बीइंग कंपैरेटिवली लोअर, ठीक है, डिमांड जब कम होती है तो इन्फ्लेशन बिकम्स जीरो। मतलब जीरो क्या, जब जीरो हो जाती है डिमांड तो जीरो हो जाता है इन्फ्लेशन, या फिर नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन बिकम्स लोअर, दिस इज करेक्ट। द एम्प्लॉयमेंट रेवेन्यू स्टार्ट श्रिंकिंग फोर्सिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट टू ग्रो। ठीक है, आप सामान बना रहे हैं, सामान कोई खरीदने वाला नहीं है, आपने गुड़ की चिक्की बनाई, कोई चिक्की खा नहीं रहा है, खरीद नहीं रहा है, सो अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज। सिंपल, तीनों करेक्ट हैं, विद वेरी सिंपल लॉजिक यू कैन फाइंड द आंसर। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, वी आर इन द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, लफार कर्व। सो आई हैव सीन द नोट्स ऑफ हिंदी मीडियम, आशीर्वाद सर के मैंने देखा था नोट्स, उन्होंने सारा करा रखा है। लफार कर्व है, कुजनेट्स कर्व है, लॉरेंट्ज कर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। दीज आर पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। जनरली वी सी इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन हमसे मैक्रो इकोनॉमी क्वेश्चन ही पूछता है, माइक्रो इकोनॉमिक कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, 1 or 2 क्वेश्चन हार्डली, बट यू शुड नो दीज कॉन्सेप्ट्स। एंड इट एक्चुअली इसको अपन माइक्रो से मैक्रो को रिलेट भी करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, तो लफार कर्व डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू, दिस इज करेक्ट। विल सी हाउ एट लोअर एंड हायर रेट्स ऑफ टैक्स द टैक्स रेवेन्यू विल बी लो बट विल बी हायर अप। इसका सिंपल सा आप नया फिगर देख लीजिए अपना, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज लफार कर्व, ठीक है, इन्वर्टेड यू। तो इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि टैक्स रेट जैसे बढ़ता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो होता है पहले तो वो बढ़ता है, इट गोज ऑन टिल अ पीक पॉइंट, दिस इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने इनकम टैक्स का रेट 5% रखा, ठीक है, यहाँ पे 5% है, नाउ यू आर इंक्रीजिंग द रेट 10%, 10% पे आएंगे, पीक कलेक्शन होंगे, सबसे ज़्यादा कलेक्शन होंगे। पर आप इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, 90% कर देंगे, सोचेंगे कि टैक्स रेट हमारा बढ़ जाएगा तो रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ जाएगा, बट व्हाट विल हैपन इज पीपल विल स्टार्ट इवेडिंग टैक्स, तो नंबर ऑफ पीपल हु विल फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न्स वो कम होने लगेंगे। ठीक है, तो ये कम होने लगेगा। देयर इज अ ऑप्टिमम पॉइंट जहाँ पे ये मैक्सिमम आता है, दैट इज द ऑप्टिमम पॉइंट, और उसी के आसपास हमारी जो गवर्नमेंट होती है टैक्स रेट रखती है। आशीर्वाद सर इज द बेस्ट टीचर, वेरी ट्रू, आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स। तो लफार कर्व का सिंपल सा है, ये आप देख लीजिएगा, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। ठीक है, आई थिंक बोथ आर करेक्ट, सॉरी, हाँ यस बोथ आर करेक्ट। ऑप्टिमल टैक्स रेट पे हाईएस्ट होता है, दिस ऑप्टिमल टैक्स रेट, एंड कम पे और ज़्यादा पे इट विल डिक्रीज टू द लोएस्ट लेवल। ओके, बोथ आर करेक्ट। सिमिलरली यू हैव सीन लॉरेंट्स कर्व, लॉरेंट्स कर्व जो होता है इनइक्वालिटी की बात करता है। ओके, सो ये देख लीजिएगा लॉरेंट्स कर्व, and just to highlight 2-3 more curves, Phillips curve is there, Angel curve is there, Kuznets curve is there, तीनों कर्व आप देख लीजिएगा, 4 कर्व हैं, इस पे कभी पूछ लेता है यूपीएससी, डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे। ओके।